यस सो गाइस आई वेलकम यू ऑल टू अल्टीमेट सेल प्लेटफॉर्म। दोस्तों हम आज स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर 8 मनी मार्केट का यूनिट नंबर 2 कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है ना। तो हमने जो है अभी तक चैप्टर 8 का यूनिट 1 कर लिया है मनी डिमांड, और अब हमें मनी सप्लाई वाला जो टॉपिक है ये हमें करना है। ठीक है ना। सो आइए लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात हमें पेज नंबर 8.6 पे आ जाना है। चलिए आ जाएंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे देखेंगे। यस कम ऑन। तो बात आती है बेसिक्स की। सबसे पहली बात आती है कि द टर्म मनी सप्लाई का मतलब क्या है। बोलते हैं मनी सप्लाई का मतलब होता है द टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल विद द पब्लिक। बोलते हैं हमारे देश में पब्लिक के पास कितना पैसा है, ये क्या होता है, ये होता है मनी सप्लाई। ठीक है ना। मतलब कि आपको ये बात समझना ज़रूरी है कि देखो एक चीज़ होती है कि आरबीआई ने टोटल कितना पैसा छापा है, वो मनी सप्लाई नहीं होता है। बोलते हैं आरबीआई जो टोटल पैसा छापता है उसमें से कितना पैसा उसने इशू किया है पब्लिक में, पब्लिक के पास अभी कितना पैसा पड़ा है, दैट इज मनी सप्लाई, ऐसा बोल रहे हैं, है ना। तो अब कितना पैसा पब्लिक के पास पड़ा है हाथ में, वो नहीं, कितना पैसा लोगों के पास हाथ में है, दैट इज मनी डिमांड। ठीक है ना। तो हमारे इकोनॉमी में टोटल कितना मनी सर्कुलेट हो रहा है, कितना मनी पब्लिक के पास है, वो मनी सप्लाई होता है। आर यू क्लियर, एम आई क्लियर। चलिए ध्यान दीजिए। बोलते ध्यान देंगे टू थिंग्स अबाउट एनी मेजर ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है ना। तो दो चीज़ें इसके बारे में ध्यान दीजिए। पहली चीज़ बोलते हैं द supply of money is a stock variable, that is it refers to the total amount of money at any particular point of time, है ना। तो मनी सप्लाई जो है क्या हो जाएगा, एक स्टॉक वेरिएबल है। जैसे मैंने बोला कि हमारे देश में कितना मनी सप्लाई है, तो एग्जांपल जैसे मैंने बोला 1,000 करोड़, 1,000 करोड़, वैसे इससे बहुत ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल मैंने बोला 1,000 करोड़, तो ये क्या है, ये कोई टाइम पीरियड बताने की ज़रूरत है क्या इसके लिए, नहीं। 1,000 करोड़ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा, है ना। देखो एक चीज़ होती है स्टॉक वेरिएबल, एक होता है फ्लो वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट्स, ऐसी चीज़ें होती है जिसको समझाने के लिए टाइम पीरियड हमें बताना पड़ता है ना। जैसे बोलते हैं कि चेंजेस इन स्टॉक ऑफ मनी, है ना। मतलब कि मनी सप्लाई में जो चेंज होता है ना, जो चेंज होता है उसकी वैल्यू, वो चेंज जो है दैट इज अ फ्लो वेरिएबल। आई जैसे इस बात को समझिए। मैंने बोला हमारे देश का मनी सप्लाई कितना है, तो बोले 1,000 करोड़। ओके, तो क्या इसके लिए कोई टाइम पीरियड बताने की जरूरत है, नहीं। मैं इसके लिए बोलूंगा भैया आज 1,000 करोड़ है क्या हमारे मनी सप्लाई की वैल्यू, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे निकला। लेकिन मैंने आपको ऐसा बोला, समझो कि हमारा कंट्री का मनी सप्लाई 200 करोड़ से बढ़ा, 200 करोड़ से इंक्रीज हुआ। अब आपका क्या सवाल आएगा, सर कितने समय में, ये 200 करोड़ से जो मनी सप्लाई बढ़ा है, क्या ये 6 महीने में बढ़ा है, क्या ये 3 महीने में बढ़ा है, क्या ये 1 साल में बढ़ा है। आपको समझ में आ रही बात है। यहां पे जब मैं मनी सप्लाई के चेंज की बात कर रहा हूं तो इसको समझाने के लिए टाइम पीरियड बताना जरूरी है। लेकिन जब हम कितना मनी सप्लाई है अभी वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दैट इज अ स्टॉक वेरिएबल। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है। तो फिर से मुझे बताइए, कम ऑन, फिर से एक बार फास्ट गाइस एकदम फिर से। तो बोलते हैं मनी सप्लाई इज अ स्टॉक वेरिएबल, लेकिन द चेंज इन द मनी सप्लाई, चेंज इन द स्टॉक ऑफ मनी या चेंज इन मनी सप्लाई इज व्हाट, इट इज अ फ्लो वेरिएबल। आई होप आपको बात समझ में आई। आगे बढ़े। नेक्स्ट बात है दैट स्टॉक ऑफ मनी, है ना, या मतलब मनी सप्लाई रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल विद द पब्लिक। हमारे देश में पब्लिक के पास टोटल कितना पैसा है ना, कितना पैसा उनके पास अवेलेबल है, ये होता है आपका मनी सप्लाई। ठीक है ना। सो द टोटल स्टॉक ऑफ मनी, टोटल मनी अवेलेबल विद द पब्लिक एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, है ना। जो पैसा लोगों के पास है ना, जो पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं ना। अब इसमें सिर्फ हाथ में कितना पैसा वो नहीं, आपने बैंक में कितना पैसा रखा है वो सब भी आएगा। समझे क्या। मनी डिमांड में क्या था, हाथ में अभी कितना पैसा है आपके पास खर्चा करने के लिए, वो मनी डिमांड था। यहां पे क्या है, टोटल लोगों के पास कितना पैसा, चाहे हाथ में हो चाहे बैंक में हो, कहीं पे भी हो, ऐसा समझ में आ रहा है। तो टोटल स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल विद द पब्लिक, राइट, एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, दिस इज व्हाट, दिस इज मनी सप्लाई। अब देखो क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं दिस इज ऑलवेज, क्या बोल रहे हैं, दिस इज ऑलवेज स्मॉलर देन द टोटल स्टॉक ऑफ मनी दैट रियली एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी। ये क्या बोल रहा है, जैसे मैंने आपको बोला कि समझो बेटा आरबीआई ने जो है 80,000 करोड़, समझो 80,000 करोड़ रुपए जो है आरबीआई ने छापे हैं, प्रिंट करके है, ठीक है। टोटल 80,000 करोड़ रुपए छापे हैं समझो एग्जाम्पल। पर इन्होंने अभी फिलहाल इकोनॉमी में सिर्फ 60,000 करोड़ ही क्या किए हैं, 60,000 करोड़ ही इकोनॉमी में इंजेक्ट किए हैं, 60,000 करोड़ रुपए ही लोगों तक पहुंचाए हैं। तो बाकी का 20,000 करोड़ अभी भी आरबीआई के पास ही पड़ा है समझो। तो क्या हो जाएगा, हमारा मनी सप्लाई क्या होगा, ये 60,000 करोड़ हमारा मनी सप्लाई होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है। तो टोटल कितना पैसा छापा है हमारे देश में, कितना पैसा छापा है किसने, हमारे
क्या बताइए, हमारे प्रोवाइडर ऑफ मनी ने कितना पैसा छापा है, राइट, वो मनी सप्लाई नहीं है, तुम इन्होंने छाप के कितना पैसा इशू किया लोगों को, समझे, कितना पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है, वो मनी सप्लाई होता है। क्लियर है बात? तो बोलते हैं कि मनी सप्लाई हमेशा कम होगा किससे, जो टोटल पैसा इकोनॉमी में अवेलेबल है उससे, ऐसा बोल रहे हैं। एम आई क्लियर? चलिए मुझे बताइए, क्या बात डन है क्या? तो बेसिक डन है, मनी सप्लाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट बात है, जब मैं बात करता हूं पब्लिक, तो पब्लिक में कौन कौन आता है? बोलते हैं सब लोग, सारे, बोलते हैं ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म, बिजनेस, है ना, इंस्टीट्यूशंस। तो क्या बताइए, इंडिविजुअल्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सब लोग, सब आ जाएंगे किसमें, पब्लिक में, एक्सेप्ट द प्रोवाइडर्स या एक्सेप्ट द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी, है ना, मतलब कि जो पैसा प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी के पास है वो पैसा मनी सप्लाई में नहीं आता। तो हमारे देश में प्रोड्यूसर ऑफ मनी कौन होता है? हमारे देश में प्रोड्यूसर ऑफ मनी कौन है? तो बोलते हैं दो लोग, एक है गवर्नमेंट और एक है बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में दो आते हैं, आरबीआई और बाकी नॉर्मल बैंक्स, ठीक है ना। तो हमारे देश में पैसा कौन छापता है, पैसा कौन बनाता है, बताओ जल्दी, है ना, कौन क्रिएट करता है, कौन प्रोड्यूस करता है पैसों को? बोलते हैं पहला गवर्नमेंट। मैंने आपको बोला था गवर्नमेंट जो है सब्सिडियरी कॉइन्स, है ना, चवन्नी अठन्नी, है ना, छुटपुट सिक्के, है ना, 1 आध रुपये का नोट, वो क्या गवर्नमेंट बनाता है। और आरबीआई बाकी जो बड़े बड़े नोट्स है वो सब कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है ना, वो प्रिंट करता है, ठीक है। जैसे नोट्स का प्रिंटिंग होता है ना बेटा, वैसे कॉइन्स का मिंटिंग होता है ना। हाँ, तो कॉइन्स मिंट होते हैं और नोट्स प्रिंट होते हैं, ठीक है ना, ओके। तो नोट्स एंड कॉइन्स, ठीक है, आरबीआई बनाएगा, गवर्नमेंट बनाएगा। सर बैंक्स क्या करेंगे? मैंने आपको बोला था ना कि बैंक्स क्या करते हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे जो बैंक्स है, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, जो भी बैंक्स है वो भी बेटा मनी सप्लाई में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। उनके वजह से भी मनी सप्लाई बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो जो है क्रेडिट मनी प्रोवाइड करते हैं इकोनॉमी को, वो लोन्स पे पैसा देते हैं अलग से, समझे। तो वो भी मनी सप्लाई में क्या होता है, कम ऑन जल्दी, वो भी मनी सप्लाई में कंट्रीब्यूट करता है। तो चलो मुझे बताइए जल्दी से, मनी सप्लाई क्या है? मनी अवेलेबल विद द पब्लिक। ओके, पब्लिक में क्या आता है, कौन आता है पब्लिक में? बोले सब लोग आते हैं पब्लिक में, एक्सेप्ट हमारे देश के सब लोग, सारे इंडिविजुअल्स, सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सारे इंस्टीट्यूशन, सब लोग आएंगे मनी पब्लिक में, एक्सेप्ट कौन नहीं आएगा? प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी। प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी कितने हैं? दो, एक है गवर्नमेंट और एक है क्या बताओ आपका बैंकिंग सिस्टम। गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सारी लोकल बॉडीज जो भी इन्वॉल्व होगी इसमें, वो जो भी इन्वॉल्व होगी किसमें बताओ, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, ये सब है तो एक मतलब गवर्नमेंट ही है, ठीक है ना। तो इन्होंने जो पैसा छापा होगा और इनके पास जो पैसा पड़ा है वो मनी सप्लाई में आएगा नहीं। ओके, बैंकिंग सिस्टम में कौन आएगा? आरबीआई एंड क्या, बैंकिंग सिस्टम में कौन आएगा? आरबीआई एंड कौन आएगा? आरबीआई के साथ साथ जो नॉर्मल हमारे बैंक्स है ना, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, ये सब। तो आरबीआई एंड बैंक्स ये क्या करते हैं? आरबीआई तो खुद नोट छापता है और नॉर्मल बैंक्स जो है बाकी वो क्या करते हैं? वो लोन्स बांट के मनी सप्लाई को कंट्रीब्यूट करते हैं। एम आई क्लियर? तो ध्यान दीजिए, बोलते हैं गवर्नमेंट में ये आते हैं, मैंने आपको जस्ट बताया। नेक्स्ट बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई आएगा एंड ऑल बैंक्स दैट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, है ना। तो डिमांड डिपॉजिट्स मतलब क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट्स में क्या क्या आता है? आपका सेविंग अकाउंट, है ना, आपका करंट अकाउंट, ये क्या है? ये होते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, है ना। जैसे आपको पता होगा कि एज एन इंडिविजुअल, जैसे मैं, अगर मुझे मेरे नाम से अकाउंट बनाना है बैंक में तो मेरा सेविंग अकाउंट बन सकता है, करेक्ट। लेकिन मुझे अल्टीमेट सीए के नाम से बनाना है अकाउंट तो उसके लिए करंट अकाउंट बनता है। आई होप आपको पता है, राइट। ये सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में जो हम पैसा डिपॉजिट करते हैं वो मैं जब चाहूँ तब पैसा निकाल सकता हूँ, ऑन डिमांड, है ना। तो मैंने जितना पैसा डिपॉजिट किया है उतना मैं जब चाहूँ तब उसमें से कभी भी निकाल सकता हूँ, ऑन डिमांड, है ना। तो मैं जब डिमांड करूंगा तब बैंक को देना ही पड़ेगा, इसलिए इसको डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर गाइस? इसलिए इसको डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं, ठीक है ना। बोलते हैं डिपॉजिट्स फ्रॉम विच मनी कैन बी विड्रॉन बाय चेक, मेनली कासा डिपॉजिट्स। कासा मतलब क्या? करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, इसे बोलते हैं कासा डिपॉजिट्स, ठीक है ना। तो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट ऐसा, ठीक है। आगे बढ़े, बोलते हैं 10 सप्लाई ऑफ मनी या मनी सप्लाई एक्सक्लूड्स, 10 सप्लाई ऑफ मनी या मनी सप्लाई एक्सक्लूड्स, मतलब मनी सप्लाई में क्या नहीं आएगा? बोलते हैं एक बैंक का डिपॉजिट दूसरे बैंक के पास पड़ा है, समझो एसबीआई का कुछ पैसा एचडीएफसी बैंक के पास है ना। ऐसा क्यों होता है? जैसे
जैसे हम उन्हीं का चेक्स वगैरह लिखते हैं तो उसमें ऐसा होता है। समझो मेरा बैंक HDFC में है और समझो दीपक का बैंक है SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब मैंने जो है चेक लिखा HDFC मेरा, मैंने चेक लिखा दीपक के नाम से, मैं दीपक को 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा कि मेरे बिहाफ पे HDFC बैंक SBI को 1 लाख रुपए देगा, है ना। तो ये जो भी चेक के ट्रांजैक्शंस वगैरह होते हैं ना, इसकी वजह से इंटर बैंक डिपॉजिट्स जो है वो सबका कुछ ना कुछ वैल्यू आता है, मतलब ऐसा है ना। मतलब कि SBI के पास कुछ पैसा पड़ा होगा एक्सिस बैंक का, एक्सिस बैंक के पास कुछ पैसा पड़ा होगा किसका, HDFC बैंक का, जो एक्सिस बैंक को देना है HDFC बैंक को, ऐसा। तो सारे बैंक्स के एक दूसरे में क्या होते हैं, इंटर बैंक डिपॉजिट्स होते हैं, करेक्ट। तो क्या ये इंटर बैंक डिपॉजिट्स मनी सप्लाई में आएंगे? आंसर है नहीं आएंगे। ये याद रखें, MCQ आ सकता है आपको। क्या ये आएंगे? क्या नहीं आएंगे? क्यों? क्योंकि बेटा बैंक खुद एक प्रोड्यूसर ऑफ मनी है, तो इसलिए जो पैसा प्रोड्यूसर ऑफ मनी के पास होता है वो मनी सप्लाई में आता नहीं है। आगे बढ़े, बोलते हैं मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, मनी हेल्ड बाय दी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के पास जो पैसा है क्या वो आएगा क्या मनी सप्लाई में? ये भी नहीं आएगा, ठीक है ना। बोलते हैं मनी हेल्ड बाय दी बैंकिंग सिस्टम, क्या ये मनी सप्लाई में आएगा? ये भी मनी सप्लाई में नहीं आएगा। एम आई क्लियर? मुझे बताइए, कम ऑन जल्दी। यस, तो सप्लाई ऑफ मनी में क्या क्या नहीं आएगा? जो पैसा हमारे, कौन बताओ, जो पैसा हमारे प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी है ना, बैंकिंग सिस्टम में कौन आता है? RBI भी आएगा और बाकी बैंक्स भी आएंगे। तो जो पैसा हमारे प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी के पास है वो पैसा मनी सप्लाई में नहीं आएगा। जो पैसा पब्लिक के पास है वो पैसा मनी सप्लाई में काउंट होता है। तो सिंपल भाषा में व्हाट इज मनी सप्लाई? द टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल विद द पब्लिक, ये होता है मनी सप्लाई। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि हाथ में ही होना चाहिए पैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ओके, चलिए डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट बात है कि सर हम जो है अभी इस यूनिट में अब ये सीखने वाले हैं कि मनी सप्लाई को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे काउंट कर सकते हैं कि कितना मनी सप्लाई है हमारे देश में। ये काउंट करने के तरीके हम सीखने वाले अभी, ठीक है। पॉइंट यह है कि सर ये करने की जरूरत क्या है, हमें हमारे देश में कितना मनी सप्लाई है ये मेजर करने की, काउंट करने की जरूरत क्या है। रैशनल, रैशनल मतलब क्या होता है, कम ऑन जल्दी फास्ट, है ना। रैशनल जो है रैशनल जो है प्लीज मुझे बताइए, रैशनल का मतलब क्या होता है? लॉजिक, कि हमारे देश में जो है, हमारे देश में जो है मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने का लॉजिक क्या है। आपको समझ में आ रही बात है क्या हो रहा हूँ? हाँ, बोलते हैं सर इसमें जो बैंक्स है इसमें सिर्फ गवर्नमेंट बैंक्स आएंगे कि सारे बाकी बैंक है? मैंने बोला ना आपको HDFC बैंक गवर्नमेंट बैंक नहीं है ना। मैंने अभी तो आपको बोला सारे बैंक्स इसमें आ जाएंगे जो भी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। तो जो भी बैंक में आप सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं वो बैंक प्रोड्यूसर ऑफ मनी के अंदर आएगा। सिंपल बात, वो बैंकिंग सिस्टम में आएगा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट इधर आइए। कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, उसे बोलते हैं NBFC। वो बैंक के जैसे होते हैं, वो लोन्स वगैरह बांटते हैं लेकिन लोगों से पैसा डिपॉजिट में नहीं ले सकते। तो क्या वो आएंगे? क्या वो नहीं आएंगे। इसलिए बोला ऐसे बैंक्स जो क्या डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं वो आएंगे प्रोड्यूसर मनी में। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है रैशनल ऑफ, क्या बताइए, मेजरिंग मनी सप्लाई। ध्यान देंगे, पहली बात है हमें मनी सप्लाई कैलकुलेट करने की जरूरत ही क्या है? अरे भैया हमें पता तो होना चाहिए ना कि हमारे देश में मॉनेटरी डेवलपमेंट क्या हो रहा है, हमारे देश में मनी सप्लाई में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये हमें पता तो होना चाहिए। उसका एनालिसिस करने के लिए हमें पता होना चाहिए भैया मनी सप्लाई का वैल्यू क्या है। आप समझे क्या बात मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलते हैं कि मनी सप्लाई का जब मैं कैलकुलेशन करूंगा, है ना, बोलते हैं एम्पेरिकल एनालिसिस ऑफ मनी सप्लाई। एम्पेरिकल मतलब स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, हिस्टोरिकल। हम जब देखते हैं कि पास्ट में मनी सप्लाई कितना था, हिस्टोरिकल एनालिसिस, जब मैं देखता हूँ पास्ट में मनी सप्लाई कितना था तो उससे मुझे पता चलता है कि कितना ग्रोथ हमारे देश में हुआ है। ऐसा बोलते हैं फैसिलिटेट्स एनालिसिस ऑफ मॉनेटरी डेवलपमेंट्स टू प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉजेज ऑफ द मनी ग्रोथ। समझ में आ रहा है बात है? तो हमें पता, अगर मनी सप्लाई काउंट ही नहीं करूंगा तो पता ही नहीं चलेगा ना कि मनी सप्लाई में चेंजेस कितने हुए हैं, है ना, क्या इसमें कितना ग्रोथ हो रहा है, ये कुछ मुझे पता ही नहीं चलेगा। कितने नोट है हमारे यहाँ पे, कौन से वैल्यू के कितने नोट है, ये सब कुछ पता ही नहीं चलेगा। ऐसा तो इसलिए इसको काउंट करना जरूरी है, मेजर करना जरूरी है। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क टू इवेल्युएट वेदर स्टॉक ऑफ मनी इन द इकोनॉमी इज कंसिस्टेंट विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी एंड अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड। इट हेल्प्स द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक मतलब हमारे देश का कौन है सेंट्रल बैंक?
आरबीआई, इट विल हेल्प द सेंट्रल बैंक इन मेकिंग मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोल रहे देखो, पहली बात हमें मनी सप्लाई जो है मेजर करने की जरूरत क्या है, पहली बात ताकि मॉनेटरी डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं हमें पता होने चाहिए, हमारे देश में मनी ग्रोथ कितनी है वो पता होनी चाहिए, कि मनी सप्लाई में क्या चेंजेस आ रहे हैं पता होना चाहिए, इसके लिए इसको मेजर करना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, जब मैं मनी सप्लाई को मेजर करूंगा तब पता चलेगा कि हमने ना कुछ स्टैंडर्ड सेट किया होगा, हमने गवर्नमेंट ने आरबीआई ने कुछ स्टैंडर्ड सेट किया होगा कि देखो भैया मनी सप्लाई कितना होना चाहिए, है ना, क्योंकि मनी सप्लाई अगर हद से ज़्यादा हो जाता है, मैंने पहले बताया था, अगर मनी सप्लाई हद से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होता है, हमारे देश में इन्फ्लेशन आता है, महंगाई आती है, याद है आपको। अगर मनी सप्लाई हद से ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे देश में क्या होगा, हमारे देश में महंगाई आती है, राइट। तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, अगर मनी सप्लाई हद से ज़्यादा बढ़ गया तो हम एक लिमिट सेट करते हैं कि भैया इस लिमिट के आसपास मनी सप्लाई होना चाहिए, तो उस लिमिट को यहाँ पे बोला स्टैंडर्ड, हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि इस स्टैंडर्ड के आसपास मनी सप्लाई होना चाहिए। लेकिन अगर हम जब मनी सप्लाई मेजर करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि स्टैंडर्ड सेट, जो स्टैंडर्ड सेट किया है उतना मनी सप्लाई है या नहीं। जब मैं मनी सप्लाई मेजर करूंगा तभी समझ में आएगा कि स्टैंडर्ड से ज्यादा है क्या मनी सप्लाई। अरे भाई साहब महंगाई आ सकते, कुछ करो, मॉनेटरी पॉलिसी बनाओ आरबीआई, ऐसा कुछ करो जिससे मनी सप्लाई कम हो सके। अब अगर समझो स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा कम हो चुका है मनी सप्लाई तो कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन आ सकता है। अरे आरबीआई कुछ करो, जल्दी कुछ मॉनेटरी पॉलिसी बनाओ जिससे मनी सप्लाई बढ़ सके। मतलब कि आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में हेल्प मिलती है। तो हम मनी सप्लाई क्यों मेजर करते हैं, क्यों हमें काउंट करना है कि कितना मनी सप्लाई है, पहली बात एक तो एनालिसिस करने के लिए कि मॉनेटरी डेवलपमेंट्स कितने हो रहे हैं, मनी ग्रोथ कितना हो रहा है, और दूसरा क्या बोला मैंने, दूसरा क्या बोला कि हमारे देश में प्राइसेस को स्टेबल रखने के लिए, है ना, प्राइस स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए जो स्टैंडर्ड सेट किया है क्या उतना मनी सप्लाई है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर आरबीआई को उसके हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, समझे। तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है, इसलिए मनी सप्लाई मेजर करना जरूरी है। एम आई क्लियर, क्या मैं आगे बढ़ूं। नेक्स्ट बात देखेंगे, अगली बात है नेक्स्ट है आपका सोर्सेस ऑफ मनी सप्लाई, है ना। तो मनी सप्लाई कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा हमारे देश में। मैंने आपको बोला एक तो क्या सेंट्रल बैंक और क्या बताया आपका बैंकिंग सिस्टम। अब यहाँ पे जब ये बैंकिंग सिस्टम बोल रहा है ना, तो अब यहाँ पे आरबीआई की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ बैंक्स की बात कर रहा है, विच क्या बताइए, विच एक्सेप्ट, यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम का मतलब ऐसा समझो आप, बैंक्स विच एक्सेप्ट व्हाट, बैंक्स विच एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, क्लियर, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे सबसे पहली बात है, ठीक है, कि मनी सप्लाई, पैसा हमारे देश में आएगा कैसे। पहली बात सेंट्रल बैंक से, हर देश का सेंट्रल बैंक अलग होता है, ठीक है ना। जैसे हमारे देश का सेंट्रल बैंक जो टॉप मोस्ट, जो एपेक्स बैंक है ना, जो बाकी सब में निगरानी रखता है, कौन है बेटा वो हमारे देश में, दैट इज आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई जो पैसा छापता है, जो पैसा प्रिंट करता है ना, आरबीआई ने जो टोटल पैसा छापा है, इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं क्या बताइए, हाई पावर्ड मनी या मॉनेटरी बेस। कमॉन जल्दी बताएंगे, आरबीआई जो पैसा छापता है, प्रिंट करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी या मॉनेटरी बेस। यही बेस है बेटा बाकी पूरे पैसों का। आरबीआई पैसा जब छापता है उससे ही रिलेटेड बाकी सारी चीजें हैं। तो एक तो ये पैसा मनी सप्लाई, ये पैसा इशू करेगा इकोनॉमी में जिससे मनी सप्लाई बढ़ेगा। दूसरी चीज क्या है, ये पैसा लोगों को जब मिलेगा, लोग पैसा बैंक में डालेंगे, बैंक अलग से और लोन देके और पैसा जनरेट करेगा। मतलब कि जितना भी मनी सप्लाई हमारे देश में है, उन सब का बेस क्या है, उन सब का बेस है आरबीआई ने जो पैसा छापा वो, इसलिए इसको मॉनेटरी बेस बोल रहे हैं या हाई पावर्ड मनी बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो हाई पावर्ड मनी या मॉनेटरी बेस, ठीक है ना। आगे बढ़े, बोलते हैं ये कौन सा पैसा है, इट इज इशूड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटीज विच इज द सोर्स ऑफ ऑल अदर फॉर्म ऑफ मनी। आपको एमसीक्यू आ सकता है कि डैश इज द सोर्स ऑफ ऑल अदर, क्या बताइए, ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ मनी, क्या बोलेंगे, मॉनेटरी बेस। अच्छा, यहाँ पे ना बेटा ये जैसे स्टॉक वेरिएबल कि मनी सप्लाई इज अ स्टॉक वेरिएबल, लेकिन चेंजेस इन मनी सप्लाई इज व्हाट, इट इज अ फ्लो वेरिएबल। देन पब्लिक में कौन कौन आता है, आप समझ रहे हैं, ये भी एमसीक्यू आपको आ सकता है। आपको सवाल पूछेगा कि मनी सप्लाई में क्या नहीं आता है ना, तो ये सब जो है ना ये भी एमसीक्यूज ही है, ठीक है। हाँ, मनी अवेलेबल विद द पब्लिक, मनी अवेलेबल विद द पब्लिक, इसके ऊपर सवाल आ सकता है
है ना, यहाँ पे आपको आएगा कि मनी सप्लाई इज ऑलवेज डैश देन द टोटल स्टॉक ऑफ मनी, ऑलवेज इक्वल टू, ऑलवेज ग्रेटर देन, ऑलवेज स्मॉलर देन, समझे? ऐसा ये डैश इधर डैश कर देगा और ये डैश के ऊपर सवाल पूछ लेगा। आप समझ रहे क्या? इस प्रकार के सवाल आएंगे। सारे बच्चे मुझे यस और नो बोलेंगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए कम ऑन, ओ ढोक लो जल्दी, मुझे जवाब दो, फास्ट गाइस, यस जल्दी बताएंगे। चलो बढ़ू क्या आगे यार, कम ऑन, है ना। चलो इधर आइए, ये डन है। तो यहाँ पे देखिए, ओके, तो आरबीआई जो पैसा इशू करता है उसको क्या बोलते हैं हम? उसे हम बोलते हैं द करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। इसे क्या बोलते हैं? इसे फियाट मनी हम बोलते हैं। याद है क्या फियाट मनी? फियाट मनी क्या होता है? ये फियाट मनी क्या है? जो नोट कॉइन्स कौन छाप रहा है, कौन इशू कर रहा है? हमारा सेंट्रल बैंक, ठीक है ना। वो क्या होता है फियाट मनी? बोलते हैं वैसे ना इसका कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता, याद है यूनिट 1 में बताया था। ये ऐसा पैसा है जिसकी वैसे खुद की अंदरूनी कुछ वैल्यू नहीं है। 500 रुपए के नोट का, वो पेपर का वैसे कुछ वैल्यू नहीं है, पर उस पर जो चीजें लिखी है ना, और गवर्नमेंट ने जो उसको लीगल टेंडर माना है, इसके वजह से उसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो ये फियाट मनी होता है। इट इज बैक्ड बाय सपोर्टिंग रिजर्व्स। याद है मैंने आपको बोला था, हम मन चाहा पैसा नहीं छाप सकते, हमें जितना पैसा छापना है उसके अगेंस्ट हमारे पास कुछ गोल्ड रिजर्व्स एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होने चाहिए। अगर वो होंगे तो उसके वैल्यू के हिसाब से पैसा छाप सकते हैं। आपको याद है क्या? हाँ, तो इट इज बैक्ड बाय सपोर्टिंग रिजर्व्स एंड इट्स वैल्यू इज गारंटीड बाय द गवर्नमेंट, है ना। तो गवर्नमेंट जो है वो उसे लीगल टेंडर मान रहा है, इसके वजह से उसको एज हम मनी यूज कर पा रहे हैं हमारे देश में। करेक्ट है बात? तो ये क्या है बताओ? बोलते हैं मनी सप्लाई के सोर्सेस क्या है ना। पहला बोला जो सेंट्रल बैंक करता है इशू, जिसे हम हाई पावर्ड मनी या मॉनेटरी बेस बोलेंगे, ठीक है ना। एंड दूसरा जो आता है बेटा वो है बैंकिंग सिस्टम। अब यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम का मतलब क्या है? सारी बैंक्स, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, गवर्नमेंट बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, जो भी बैंक्स है जो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, जहाँ पे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, उनकी बातें कर रहे हैं। ये सब लोग क्या करते हैं? ये सब लोग भी हमारे देश में मनी सप्लाई में कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना। इनके वजह से क्रेडिट मनी जनरेट होता है। क्रेडिट मतलब क्या? लोन। इनके वजह से क्रेडिट मनी जनरेट होता है हमारे देश में। देखिए, बोलते हैं बैंक्स क्रिएट मनी सप्लाई इन द प्रोसेस ऑफ बोरोइंग एंड लेंडिंग ट्रांजैक्शंस विद द पब्लिक। अब ये कैसे होता है ना, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो बैंक्स भी मनी सप्लाई जनरेट करता है इकोनॉमी में। चलो ठीक है भाई, यहां तक बात ठीक है। मैं बढ़ रहा हूं आगे, चलिए। तो मुझे बताइए टोटल मनी स्टॉक ऑफ अ कंट्री कैसा आएगा? टोटल मनी स्टॉक ऑफ अ कंट्री कैसा आएगा? बोले हाई पावर्ड मनी में ऐड कर दो क्रेडिट मनी, तो टोटल कितना पैसा है इकोनॉमी में वो हमें मिल जाएगा। टोटल कितना पैसा है इकोनॉमी में वो हमें मिलेगा। क्या यही मनी सप्लाई है? क्या यही मनी सप्लाई है? क्या यही मनी सप्लाई? मुझे बताइए। नहीं। अब जैसे हाई पावर्ड मनी में से कुछ पैसा हो सकता है कि आरबीआई ने रखा है भी खुद के पास, बाकी इकोनॉमी में सप्लाई किया है, तो हम एग्जैक्टली ऐसे नहीं बोल सकते कि यही मनी सप्लाई, ठीक है ना। हम बोल सकते हैं टोटल मनी स्टॉक ऑफ अ कंट्री क्या है? दैट इज हाई पावर्ड मनी प्लस क्रेडिट मनी। हो सकता है मनी सप्लाई की वैल्यू इससे थोड़ी कम हो, क्योंकि छापा टोटल ये है, इसमें से हो सकता है छापा 80,000 करोड़ पर इशू किया 60,000 करोड़, पब्लिक के पास 60,000 करोड़ ही अभी, ऐसा हो सकता है। करेक्ट। अच्छा, तो टोटल मनी स्टॉक क्या रहेगा बताओ जल्दी? हाई पावर्ड मनी प्लस क्रेडिट मनी। इसके इक्वेशन पे आपको सवाल आ सकता है। एम आई क्लियर यहां तक? अब आप सबका सवाल ये रहेगा कि सर ये बैंकिंग सिस्टम, ये जो क्रेडिट मनी जनरेट करता है, इससे मनी सप्लाई बढ़ता है, आप ये कैसे बोल रहे हो? आइए आइए मैं आपको समझाता हूं। आइए मैं आपको ये जो है ना चीज़, ये मैं चीज़ आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए देखिए, सबसे पहले समझो, समझो बेटा, आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने 500 रुपये बेटा छापे, समझो, ठीक है। आरबीआई ने 500 रुपये प्रिंट किए, इसको क्या बोलेंगे? मॉनेटरी बेस। फिर आरबीआई ने क्या किया? ये आरबीआई ने पैसा इंजेक्ट किया इकोनॉमी में। इकोनॉमी में पैसा आया। अब ये पैसा समझो लोगों को इनकम के थ्रू, उनको सैलरी के थ्रू, है ना, अलग अलग तरीकों से लोगों को पैसा रिसीव होगा, ठीक है। अब समझो ये 500 रुपये आरबीआई ने छापा और ये पैसा अब इकोनॉमी में इंजेक्ट किया, मतलब इकोनॉमी में डाला, ठीक है। और इकोनॉमी में समझो लोगों को, समझो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ मिस्टर ए, ठीक है ना। तो मिस्टर ए को जो है ये 500 रुपये मिले, करेक्ट। अब मिस्टर ए ने क्या किया? ये 500 रुपये जाके, है ना, मिस्टर ए ने क्या किया? ये 500 रुपये जाके जो है बेटा अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए। समझे आप बात?
ये 500 रुपये जाके बैंक में क्या कर दिया, डिपॉजिट। ठीक है, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ बैंक वन। ठीक है, मैं नाम दे देता हूँ, तो इन्होंने 500 रुपये जाके क्या किए, बैंक में डिपॉजिट कर दिए। ठीक है ना। हाँ, अब बैंक में हम अलग अलग तरीके से डिपॉजिट कर सकते हैं। हो सकता है कि मिस्टर ए ने बैंक वन में सेविंग अकाउंट ओपन किया हो सकता है उसने अपने कंपनी का, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से करंट अकाउंट ओपन किया हो सकता है मिस्टर ए ने फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, ये आरडी भी क्या फिक्स डिपॉजिट के टाइप का होता है ना। तो ये तुमने ओपन किया हो, तो कोई भी प्रकार से आपने क्या किया, पैसा डिपॉजिट किया किस में, बैंक में। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात बेटा, देखो जब मिस्टर ए कुछ पैसा डिपॉजिट करता है ना बैंक में, ये मिस्टर ए का क्या है, ये मिस्टर ए का एसेट होता है। करेक्ट। हम जो पैसा बैंक में डिपॉजिट करेंगे हमारा एसेट है वो, हमको हमारा हमारा पैसा ही है ना वो। करेक्ट है, हमने बस बैंक को दिया। ठीक है, और बैंक के लिए क्या होता है ये, बैंक के लिए ये क्या होता है, बैंक के लिए बेटा ये लायबिलिटी होती है। आप समझे क्या, हमारे लिए मिस्टर ए के लिए ये एसेट है, पर बैंक के लिए ये क्या है, ये लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक को ये पैसा वापस भी तो देना है मिस्टर ए को कभी ना कभी। आप समझे क्या, अरे यार हेलो, यस। अच्छा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लीज़, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, सुनो ना। क्या डन है क्या, मैं आगे बढ़ूँ, रुकिए 1 मिनट। चलिए, हाँ बोलो यार जल्दी, हाँ प्लीज़। ठीक है, हाँ तो मैं ये बोल रहा था, ये क्लियर है बात, राइट। तो हमारे लिए जो एसेट है बैंक के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। करेक्ट। अच्छा, बैंक के लिए कौन सी लाइबिलिटी है, देखो ये जो ना बेटा, जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, इसे क्या बोलते हैं पता है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, है ना। ये सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट है ना बेटा, इसे हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। करेक्ट, ये है डिमांड डिपॉजिट्स। और ये जो एफडी और आरडी होता है ना, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, है ना, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, ये क्या होता है बताओ, है ना, ये क्या होता है, ये होता है आपका टाइम डिपॉजिट। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं टाइम डिपॉजिट्स। तो ये है डिमांड डिपॉजिट्स, क्योंकि ऑन डिमांड जब चाहे तब आप इसमें से पैसा निकाल सकते हो। पर ये होते हैं आपके टाइम डिपॉजिट्स, मतलब बेटा इनकी ना एक फिक्स्ड मैच्योरिटी होती है। जैसे आपने एफडी ओपन किया, एफडी है 2 साल की, तो एग्जैक्ट 2 साल बाद जो है आप वो पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपने पहले निकाला, देखो पहले आप निकाल सकते हो, बट फिर उसमें आपको पेनल्टी वगैरह देनी पड़ती है, उसमें कुछ इंटरेस्ट आपका काट लिया जाता है। मतलब इज्जत से देखा जाए तो फिक्स डिपॉजिट और आरडी में क्या बताइए, ये टाइम डिपॉजिट है, एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद ही इसमें से पैसा आप निकाल सकते हो। आप समझे क्या बात। हाँ, तो जैसे ये ये हमारे, ये मिस्टर ए के लिए क्या है, एसेट है, लेकिन बैंक के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। तो इसको बोलते हैं बैंक की डिमांड लाइबिलिटी, इसको बोलते हैं बेटा बैंक की टाइम लाइबिलिटी। समझे, डिमांड लाइबिलिटी, टाइम लाइबिलिटी, है ना। और इन दोनों को साथ में बोला जाता है द नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी ऑफ द बैंक। समझा अभी, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको बैंक का क्या बोला जाएगा, ये जितने भी बैंक के पास पैसा डिपॉजिट में आता है वो टोटल पैसा बैंक का नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी में आता है। समझे बात, मतलब कि इन सबका टोटल, टोटल बैंक के पास ये कितना पैसा है, दैट कम्स अंडर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी ऑफ द बैंक। अब आरबीआई क्या बोलता है कि भाई देखो, ये जो तुम्हारा नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी है ना, इसका कुछ परसेंटेज, इसका कुछ परसेंटेज पैसा तुम्हें जो है आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। तुम्हारे पास ये जो पूरा का पूरा 500 करोड़, 500 रुपये आया ना, ये 500 रुपये तुम आगे जाके लोन पे नहीं बांट सकते। समझे, बैंक तुमको, तुम्हारे पास 500 रुपये है टोटल नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, ये तुम पूरा 500 लोन पे आगे जाके नहीं बांट सकते। तो बोले सर फिर क्या करें, फिर क्या करें सर, कितना रुपया बांटे लोन पे, है ना। समझो ये लोन बांटता है मिस्टर बी को, राइट, लेकिन ये कितना रुपया मिस्टर बी को लोन पे बांट सकता है, मुझे बताइए, ये कितना रुपया मिस्टर बी को लोन पे बांट सकता है। बोलते हैं पहले देख,
पहले तेरे जो टोटल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है ना, पहले उसमें से तेरे को सीआरआर देना पड़ेगा, कैश रिजर्व रेशियो। किसको देना पड़ेगा? आरबीआई को। सर कितना होता है? लगभग 4 से 5% का होता है। इसका रेट आरबीआई कम ज़्यादा करते रहता है। हम अभी सिंपलिसिटी के लिए 5% पकड़ के चलते हैं। चलो ये 5% है, ठीक है ना। मतलब कि 500 करोड़ का 5% कितना होता है बेटा बताओ? ये होता है 25 रुपये, करेक्ट। और कुछ पैसा होता है जिसे बोलते हैं एसएलआर। अच्छा, ये जो सीआरआर वाला पैसा, जो बैंक को जो सीआरआर वाला पैसा आरबीआई को देना पड़ता है ना, ये कोई खर्चा नहीं है, समझे क्या? ये एक प्रकार से डिपॉजिट है, समझे? बैंक ने एक रिजर्व बना के रखा है आरबीआई के पास कि आरबीआई हमारे तरफ, हमारे नाम से पैसा तुम्हारे पास पड़ा है। समझा? जब बैंक पूरी बंद हो जाएगी, कभी जब बैंक बंद हो जाएगी ना, तब ये पैसा वापस दिया जाता है किसको? बैंक को, समझे? मतलब बैंक का ये कोई, मतलब बैंक को भी पैसा देना तो है, पर ये कोई एक्सपेंस नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये 25 रुपए दिया और ये कभी वापस मिलेंगे ही नहीं। तो आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे 25 रुपए, लेकिन जब बैंक बंद हो जाएगा कभी, तब ये वापस मिलता। अच्छा सर, अगर बाद में समझो हमारे बैंक में तो लोग डेली बेसिस पे कुछ पैसा डालेंगे, कुछ पैसा निकालेंगे, हाँ, तो जो भी दिन के एंड का बैलेंस होता है उसके हिसाब से फिर तुमको सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है। तो ये हर बार कम ज़्यादा डेली बेसिस पे होते रहता है, तो आपको उसके हिसाब से इसको मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो बैंक जब बंद होगा ना, तब ये पैसा जितना भी सीआरआर में होगा ये इनको वापस मिल जाएगा, पर तब तक नहीं मिलता। मतलब ये पैसा बैंक लोन पे नहीं बांट सकता, बिल्कुल कंपलसरी, सबको देना पड़ता है, सारे बैंक्स को, ठीक है। ये डन है बात? मुझे बताइए, है ना? क्या ये बात डन है? हाँ, तो मैं अभी जैसे जबरदस्ती ज्ञान पिल रहे बोलते सर अभी तो सीआरआर 4.5% है। मैंने बोला ना 4 से 5% के आसपास होता है, ठीक है। हमने सिंपलिसिटी के लिए 5% लिया, आगे बढ़े। तो ये एक चीज होगी। दूसरी चीज होगी एसएलआर। एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये क्या था? कैश रिजर्व रेशो। इसके बारे में डिटेल आगे आने वाली है, अभी जितना बोल रहा हूं उतना सुनो, ढोक लो छोले भटूरो, मेरे को पढ़ाने दो, मैं जो बोलना चाह रहा हूं ध्यान दीजिए। सीआरआर है कैश रिजर्व रेशो, ये आरबीआई के पास रखना है पैसा। ये पैसा वापस मिलेगा, पर कब? जब बैंक जब बंद होगा तब मिलेगा, तब तक वापस नहीं मिलता है, ठीक है। आपके नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का हमेशा इतना परसेंटेज आरबीआई के पास होना चाहिए, बात खत्म, आगे बढ़े। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये क्या होता है? बोलते हैं बैंक, आरबीआई बोलता कि बैंक एक बात सुन, तूने 500 रुपये का लोन लिया और तेरे पास 500 रुपये डिपॉजिट में आए, तूने पूरा 500 रुपये समझे लोन पे बांट दिया। छोले भटूरे, अगर समझ ले ये मिस्टर ए कुछ पैसा तेरे को मांगने आएगा वापस, तो तेरे पास कुछ पैसा होना चाहिए ना। अरे भैया, मिस्टर ए ने जरूरी है क्या कि एफडी आरडी ही की होंगी? उसने अगर सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में पैसा रखा होगा, वो तो अगले दिन आके इसमें से कुछ पैसा मांगेगा। तो तेरे पास कुछ लिक्विडिटी होनी चाहिए ना। तू जितना पैसा तेरे को डिपॉजिट में मिलेगा ये पूरा लोन पे बांट देगा तो चलेगा क्या? समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर ये पैसा जो डिपॉजिट में मिला ये पूरा लोन पे दे दिया, अब ये पैसा मांगने आया तो बोले नहीं मेरे पास तो पैसा नहीं, ऐसा चलेगा क्या? तो बोलते हैं बैंक तेरे को खुद के लिए भी कुछ लिक्विडिटी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। तेरे पास भी कुछ पैसा होना चाहिए कि कोई डिपॉजिटर पैसा वापस मांगने तो तेरे पास कुछ तो होना चाहिए उसको देने के लिए, ऐसा उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, समझे? क्या बोलते हैं? एसएलआर। ये किसको रखना पड़ता है? बैंक को अपने पास, खुद के पास रखना पड़ता है। ये कितना होता है? लगभग 20% के आसपास होता है, कम ज्यादा आरबीआई करते रहता है, तो लगभग 20% के आसपास होता है ना। तो बैंक क्या करेगा कि यही पैसों में से कुछ पैसा, 20% पैसा खुद के पास रखेगा, लिक्विड फॉर्म में, कैश फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सके, ऐसे, ताकि अगर हमारे डिपॉजिटर कभी पैसा वापस मांगना है तो हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमारे पास लिक्विडिटी, मतलब पैसा होना चाहिए उनको देने के लिए, ऐसा, ठीक है। तो 500 का 20% कितना हो गया बताइए जल्दी से? 100 रुपये। एम आई क्लियर? मुझे बताइए, चलिए, एम आई क्लियर? मतलब कि मुझे एक बात बताओ कि जब भी बैंक के पास पैसा आ रहा है, क्या ये पूरा पैसा लोन पे दे सकता है क्या? आंसर है नहीं। इसमें से 25% जो पैसा है ये तो बैंक को रिजर्व में रखना पड़ रहा है। इसमें का 20% खुद के पास रखेगा बैंक और 5% आरबीआई को देना पड़ेगा। मतलब जो भी पैसा मिला इसमें 25% क्या है? बैंक को तो रिजर्व में रखना है, बाकी का जो 75% पैसा है वो लोन पे दे सकते हैं। आप समझे?
क्या बात समझ में आई? मुझे बताइए, आई एम वेटिंग। क्या आप सबको ये बात समझ में आई? मैं आगे बढ़ूं प्लीज? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ठीक है, आगे बढ़े। तो अब ये जो ना, ये 25%, कभी 22 हो सकता है, समझे? टोटल रिजर्व्स कभी 22 होंगे, कभी 23 होंगे, कभी 26 हो सकता है, कभी 24.5। मैंने मेरे एग्जाम्पल के लिए 25% लिया, समझो। मतलब बैंक के पास जो भी पैसा आएगा, इसमें 25% पैसा जो है कहाँ पे रहेगा बताओ? बैंक जो है उसको रिजर्व में रखना पड़ेगा। 5% आरबीआई के पास, 20 खुद के पास। अच्छा, बाकी का जो पैसा है अब वो लोन पे दे सकता है, ठीक है भाई। तो 500 का 75% बैंक क्या करेगा? वो 375 रुपीज ये दे सकता है मिस्टर बी को लोन पे। अब सोचो बेटा, मिस्टर बी के पास तो, मिस्टर बी तो था ही नहीं पिक्चर में पहले। बात एक बार समझो बात, हाँ, एक बार 500 रुपए इंजेक्ट हुए इकोनॉमी में, तो सिर्फ 500 रुपए से मनी सप्लाई बढ़ना चाहिए था ना। बट हुआ क्या? बैंक ने जैसे ही ये पैसा लोन पे दिया, अब सोचो, इसके नाम से 500 रुपए तो ऑलरेडी है, अब इसके पास भी 375 रुपए और आ गए। आप समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं? एक बार 500 रुपए इंजेक्ट करने से मनी सप्लाई सिर्फ 500 से नहीं, 500 प्लस 375 इतने से बढ़ गया। आप समझे? हाँ, ऑब्वियसली ये 375 इसके अंदर से ही आया है, लेकिन इसके नाम से क्या 500 रुपए दिखेंगे बैंक में? हाँ। और इसके नाम से भी 375 दिखेंगे अलग से। आप समझे? अब समझो फिर से, समझो बेटा फिर से, मिस्टर बी ने क्या किया? ये जो पैसा है अपना 375 क्या किया? ये जाके इसने बैंक टू में डिपॉजिट किया, समझो, ठीक है? समझो ये जाके, अभी ना हम फिलहाल इसमें खर्चे की उसकी बातें नहीं कर रहे, वरना वो गुछुड़ पुछुड़ हो जाएगा सब। जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ध्यान दो, ठीक है? अब मिस्टर बी ने क्या किया? ये पैसा जाके अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक टू। समझो ये है एसबीआई, ये है एचडीएफसी बैंक, ऐसा है ना। दूसरे बैंक में जाके उसने क्या किया? ये 375 रुपए डिपॉजिट कर दिए। अब बैंक टू क्या करेगा? ये आगे लोन बांटेगा, करेक्ट? जो भी पैसा बैंक के पास आता वो डिपॉजिट में, वो आगे लोन पे बांटता। अच्छा, क्या बैंक टू ये पूरा 375 रुपए लोन पे बांट सकता है क्या? नहीं। क्यों? इसको जो है बेटा 25% पैसा तो रिजर्व में रखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, है ना? कि टोटल कितने आपको रिजर्व में, टोटल कितना पैसा रिजर्व में रखने की जरूरत है। ये कैसा आएगा आपका कि सीआरआर में कितना रखना है प्लस एसएलआर में कितना रखना है, ऐसा। समझे? तो अब क्या करना पड़ेगा बैंक टू को? 375 में पहले 25%, 5% देंगे आरबीआई को, 20% खुद के पास कैश फॉर्म में रखेगा। तो 375 का 25% कितना होता है? ये आता है 93.75, करेक्ट? ये आता है 93.75 रुपीज, ये रिजर्व में रख दिया। अब बाकी का पैसा बैंक टू क्या कर सकता है? बाकी का पैसा बैंक टू जो है अब वो लोन पे बांट सकता है। तो 375, है ना, 375 में 25% हटा दो तो कितना बचा? 281.25। ये किसको मिल गया? ये मिल गया समझो मिस्टर सी को। अब आपको क्या फील आ रही है बात का? क्या आपको बात का फील आ रहा है कि भाई साहब एक बार 500 रुपए इंजेक्ट करने से हुआ क्या? मनी सप्लाई सिर्फ 500 से नहीं, एक बार 500 रुपए इंजेक्ट करने से मनी सप्लाई सिर्फ 500 से नहीं बढ़ा, 500 प्लस 375 प्लस 281.25 इतने से बढ़ रहा है। आपको समझा? ये जो पैसा है ये वाला, ये किसने जनरेट किया इकोनॉमी में? बैंक्स ने जनरेट किया। इसको बोलते हैं क्रेडिट मनी। आरबीआई ने तो 500 रुपए ही छापे थे सिर्फ, पर ये 500 रुपए से पहले 500 रुपए मनी सप्लाई में बढ़ा, फिर बैंक ने इतना बढ़ाया लोन देके, फिर दूसरे बैंक ने इतना बढ़ाया और लोन देके, और ये प्रोसेस चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। समझ में आ रही बात है? अब ये बंदा पैसा बैंक में डालेगा, फिर अगली जो बैंक होगी वो फिर से इस अमाउंट का 25% रिजर्व में रखेगी, रिजर्व में रखेगी, और बाकी का पैसा लोन पे बांटेगी। फिर जो चौथा बंदा होगा वो फिर से बैंक में डिपॉजिट करेगा, तो बैंक वाला 25% रिजर्व में रखेगा, बाकी लोन पे बांटेगा। मतलब ये तो चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। हाँ बिल्कुल चलते जाएगा ऐसा। समझ में आ रहा है? ये चीज ऐसी चलती जाएगी।
ये चीज ऐसी चलती जाएगी, मतलब कि हर स्टेप पे लोन का अमाउंट कुछ ना कुछ आते रहेगा। अब मेरा आपसे सवाल है, आरबीआई ने तो 500 रुपए ही इंजेक्ट किया इकोनॉमी में, तो टोटल कितना मनी सप्लाई बढ़ा? समझा मेरा सवाल? आरबीआई ने तो 500 रुपए ही इंजेक्ट किया ना इकोनॉमी में, तो टोटल मनी सप्लाई कितना बढ़ा? आप समझे? टोटल जैसे 500 प्लस ये प्लस ये प्लस और आगे होते रहेगा ना, चलते रहेगा। तो टोटल कितना मनी सप्लाई बढ़ा इस 500 रुपए से, वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो चलिए लेट्स सी। बेटा मैथमेटिक्स में एक चैप्टर होता है जिसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सुना है क्या आपने? पढ़ा है आपने? देखो, आरबीआई ने पहले 500 रुपए इंजेक्ट किए, तो मेरा 500 रुपए से मनी सप्लाई बढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट फिर क्या हुआ? फिर 500 में से 25% बैंक वाले ने रिजर्व रखा, और बाकी का 75% क्या किया? वो लोन पे बांट दिया। फिर ये पैसा जब अगली बैंक के पास आया, तो उसने इस अमाउंट का 25% रिजर्व में रखा और बाकी का 75% लोन पे बांट दिया। तो जैसे जैसे लोन बांटते जाएगा तो मनी सप्लाई बढ़ते जा रहा है। तो 375 का 75% बताओ कितना है? 281.25। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? फिर जैसे ही ये 281.25 रुपया बंदे को मिलेगा लोन पे, वो ये पैसा अपने बैंक में डिपॉजिट करेगा। तो वो जो बैंक है वो फिर से इस अमाउंट में 25% रिजर्व में रखेगा, बाकी का 75% लोन पे बांटेगा। समझ में आ रही बात है? तो अब इस अमाउंट का 75% आगे और लोन बटेगा। आपको फील आ रही है बातें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो हो जाएगा 210.94। फिर इसका 75% और आगे लोन बटेगा। क्या ऐसा चलते रहेगा क्या, मुझे बताइए? ये हो जाएगा 158.20। क्या ऐसा चलता रहेगा, मुझे बताइए? समझ में आ रहा है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? बेटा ये 9375 आया है ना, 0.9375, तो मैंने इसको राउंड ऑफ करके लिख दिया है ना, एक डेसिमल राउंड ऑफ कर दिया इसको। समझे छोले भटूरे? ठीक है। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो हर स्टेप पे क्या हो रहा है कि हमारे पिछले अमाउंट का 75%, मतलब 0.75 है ना, इसमें आप 0.75 मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा। 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 समझे क्या? ऐसा चलते रहेगा। इसको क्या बोलते हैं बेटा, बताइए जल्दी। इसको क्या बोलते हैं? बोलो 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 जल्दी। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। और मुझे बताइए ये कब तक चलती रहेगी? ये चलती रहेगी इन्फिनिटी तक। तो आपने ऐसा पढ़ा होगा कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, मुझे बताइए सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, जहां पे ये जो आपका कॉमन रेशो है वो लेस देन 1 है, उसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए? कमॉन, देखते हैं किसको याद है। बोलो छोले भटूरो, हमारा सम ऑफ इनफाइनाइट जीबी का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी मुझे जवाब चाहिए, मुझे जल्दी से जवाब चाहिए। हमारा सम ऑफ इनफाइनाइट जीबी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? यस, अरे यार जल्दी, क्या होता है बोलो? बोलिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जिसमें हम ऐड करते हैं, मतलब जैसे 500, समझो 10-10 रुपए ऐड कर रहा हो, तो दूसरा आ जाएगा 510, 520, 530। जब हम कुछ ऐड करते हैं कांस्टेंट नंबर से तो होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। और ये क्या है? हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक कांस्टेंट नंबर से, ये होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यस। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये जो सारे टर्म्स हैं, इन सबका अगर मुझे एडिशन चाहिए तो मुझे पता चलेगा ना टोटल मनी सप्लाई कितना बड़ा, ये सबको ऐड कर दूंगा तो इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो।
ये फॉर्मूला तब लगता है जब ये कॉमन रेशो जो है ना, ये जो कॉमन रेशो है ये लेस देन 1 हो। इसको डिनोट करते हैं आर से, आर। तो बोलते हैं व्हेन आर इज लेस देन 1, तो फिर उस समय पे ये फॉर्मूला लगता है। करेक्ट। इसमें फर्स्ट टर्म को ये लिखते हैं ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ऐसा लिखते हैं। ठीक है ना। अब इसका लॉजिक आपके मैथ्स के टीचर बताएंगे, अब ये मैं नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है ना, सुनिए मेरी बात। तो अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया तो मुझे इन सारे टर्म्स का एडिशन मिल जाता है, समझे। तो मुझे बताइए हमारे एग्जाम्पल में मुझे बताओ जल्दी से कि द टोटल मनी सप्लाई, समझे, हमारे मनी सप्लाई में टोटल इंक्रीज कितना हुआ। ठीक है ना। सो द टोटल इंक्रीज इन मनी सप्लाई ड्यू टू ₹500 इंजेक्टेड बाय आरबीआई इन द इकोनॉमी। कैसा आएगा। ए होता है बेटा फर्स्ट टर्म, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म है ये, तो इसे बोलते हैं हम ए। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम ए। यहाँ पे ये 0.75 क्या है, आर। ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा कि ए है आपका 500 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशो। कॉमन रेशो कैसे आता है, बी बाय ए, बी अपॉन ए, इससे आता है कॉमन रेशो, याद है। सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, या कोई भी थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म। तो ये डिवाइड बाय ये करो तो 0.75 आएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज योर कॉमन रेशो। तो 500 अपॉन 1 माइनस 0.75 क्या आ रहा है बताइए, क्या हो जाएगा ये। क्या मैं इसको, सुनो ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, सुनिए ना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 500 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 0.75, ऐसा चलेगा। इसको ऐसा लिखा। अब इस चीज को ऐसा लिखूं कि 500 इंटू 1 अपॉन 0.25, आंसर क्या आ रहा है बताइए। आंसर क्या आ रहा है, अरे यार तुम बहुत ही ढीले हो यार, जल्दी बोलो ना सब लोग यार। आंसर क्या है, यस आंसर क्या है 2000। मतलब क्या है बेटा इसका, इसका मतलब क्या है 2000 का, कि आरबीआई ने तो 500 रुपए ही छापे थे, पर आरबीआई के 500 रुपए छापने से इकोनॉमी में 2000 का मनी सप्लाई बढ़ गया। ओ हो। आपको समझा गया लॉजिक में क्या बोल रहा हूं। आरबीआई ने 500 रुपए ही छापे, पर इसके वजह से इकोनॉमी में 2000 का मनी सप्लाई बढ़ गया। मतलब क्या हुआ, मतलब कि 1500 रुपए का 1500 रुपए आए कहां से, 500 रुपए तो आरबीआई खुद लाया था, बाकी का 1500 कहां से आया, ये बैंक ने क्रिएट किया क्रेडिट मनी के थ्रू, लोन बांट बांट के। तो ऐसे करके टोटल मनी सप्लाई 2000 का बढ़ गया। बताइए क्या आपको समझ में आया। अब सुनिए मेरी बात, यहां पे 500 रुपए क्या था, जो आरबीआई ने छापा पैसा। करेक्ट। आरबीआई ने जो पैसा छापा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा मॉनेटरी बेस। आरबीआई जो पैसा छापते हैं इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं बेटा मॉनेटरी बेस। करेक्ट। और हमारे टोटल मनी सप्लाई कितना बड़ा इकोनॉमी में 2000 का, इसको बोलेंगे मनी सप्लाई। तो मॉनेटरी बेस में कुछ तो भी मल्टीप्लाई करने से मनी सप्लाई आता है। ये जो कुछ तो भी होता है ना, इसे बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। ठीक है। तो यहां पे बोलते हैं कि देखो, जब आरबीआई 500 रुपए छापता है ना इकोनॉमी में, 500 रुपए इकोनॉमी में इंजेक्ट करता है ना, तो सिर्फ 500 रुपए से मनी सप्लाई नहीं बढ़ता, 500 रुपए इंटू कुछ तो भी करने से मनी सप्लाई बढ़ता है। तो हमेशा ऐसा होता है हमारे देश में कि आरबीआई जितना भी पैसा छापे उसके कुछ नंबर ऑफ टाइम्स मनी सप्लाई बढ़ता है। उसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। समझ में आ रहा है कि मॉनेटरी बेस के कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारा क्या है, मनी सप्लाई। दिस इज व्हाट, दिस इज मनी मल्टीप्लायर। तो मुझे बताइए हमारे एग्जाम्पल में ये है 2000, ये है 500, तो मनी मल्टीप्लायर कितना है 4 टाइम्स। मतलब कि जितना पैसा तुमने छापा इसका 4 गुना तुम्हारा मनी सप्लाई है। समझा मैं क्या बोल रहा हूं। हर एक इकोनॉमी का मनी मल्टीप्लायर अलग होता है ना। अब ये 4 जो है वैल्यू आई कैसे, यहां पे दिख रहा है आपको ये वैल्यू कैसा, ये बताओ।
1/2.5। ये था मॉनेटरी बेस, ये था मनी सप्लाई, ये क्या है? दिस इज योर मनी मल्टीप्लायर। तो ये 4 आया कैसे, मुझे बता सकते हो आप? ये 4 आया कैसे? मैं बोलूंगा मनी मल्टीप्लायर इज 1/0.25। मेरे एग्जाम्पल में अगर आप बताएंगे मुझे, हमारे एग्जाम्पल में बेटा 0.25 था क्या? हमारे एग्जाम्पल में 0.25 क्या था? 0.25 मतलब 25%। क्या था? रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। हमारा 0.25 क्या था? रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। समझे? तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 1/r, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/r, कैपिटल आर है ना, ये नहीं, ये वाला आर तो कॉमन रेशियो वाला, वो नहीं, ये 25%। मतलब क्या एक सवाल आप कर सकते हैं अभी? मुझे एक बात बताइए, समझो मैंने बोला कि सपोज आरबीआई इंजेक्टेड, आप सवाल का जवाब दो, ठीक है? सपोज आरबीआई इंजेक्टेड 2000 करोड़ या 4000 करोड़ इन द इकोनॉमी, द मनी मल्टीप्लायर या सॉरी मनी मल्टीप्लायर नहीं, द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो ऑफ बैंक्स इज 20%। करेक्ट? तो कैलकुलेट मनी सप्लाई। चलिए ये सवाल करके मुझे बताओ तो, क्या आपको जम रहा है? जल्दी, पर मुझे जल्दी जवाब चाहिए यार, मुझे थोड़ा सा एनर्जी चाहिए क्लास में यार, ऐसा ढीले लोग नहीं चाहिए क्लास में। कम ऑन जल्दी, चलिए जवाब दीजिए। चलिए कैसे करेंगे, सुनिए अभी। तो आरबीआई ने 4000 करोड़ इंजेक्ट किया इकोनॉमी में, तो इससे क्या हुआ? इससे हमारा मॉनेटरी बेस कितना हो गया? इससे हमारा जो है मॉनेटरी बेस है आपका 4000 करोड़, ठीक है? तो फॉर्मूला एक्चुअली क्या है कि मॉनेटरी बेस इनटू मनी मल्टीप्लायर से आता है मनी सप्लाई, है ना? मॉनेटरी बेस को लिखते हैं एम बी कैपिटल में, मनी मल्टीप्लायर को स्मॉल एम, और मनी सप्लाई को कैपिटल एम, ऐसा लिखते हैं, ठीक है? ऐसे डिनोट करते हैं उसको, ठीक है? तो मनी मल्टी अपना मॉनेटरी बेस क्या है? 4000 करोड़, करेक्ट? इनटू मनी मल्टीप्लायर कितना है? बोले हमारा रिजर्व रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो 20% है, तो ये हो जाएगा 1/r, मतलब 1/0.20, है ना बेटा? देखो 20% बोलूँ मैं या 0.2 बोलूँ, ये दोनों एक ही बात है बेटा। 20%, सेंट का मतलब होता है बेटा 100, तो 20%, तो 20%
ये होता है 0.20। तो मैं 20% बोलूँ या 0.20 बोलूँ, एक ही बात है, समझा बात? ठीक है। इज इक्वल टू मनी सप्लाई, तो मुझे बताइए, तो मेरा मनी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/0.2, ये आएगा 5 टाइम्स, करेक्ट। तो 4,000 करोड़ इंटू 5 टाइम्स, तो मेरा मनी सप्लाई आ जाएगा कितना बताओ? 20,000 करोड़। क्या आपको ये लॉजिकली समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस। अच्छा, मनी मल्टीप्लायर को निकालने का ये सिर्फ एक तरीका है, ठीक है ना। इसको निकालने के और दो तरीके होते हैं जो हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। आप आगे देख सकते हैं। इसको निकालने का सेकंड फॉर्मूला, इसको निकालने का थर्ड फॉर्मूला आएगा आगे बाद में, ठीक है ना। सॉरी, ये थर्ड तो हो गया, हाँ ये वाला चलो, नहीं चलो दो तो अभी बता सकता हूँ। देखो, एक तो मैंने आपको बता दिया अभी 1/r, एक तो 1/r हो गया। दूसरा मुझे बताइए, दूसरा भी अभी बता देता हूँ, चलिए। यही फॉर्मूला चेक करो आप, इससे ही एक और फॉर्मूला आ जाता है। मनी मल्टीप्लायर अगर सिर्फ यहाँ पे रहने दो तो इसको इधर भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा कि मनी मल्टीप्लायर को हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं कि या तो मनी मल्टीप्लायर को बोलो 1/r, या मॉनेटरी बेस इंटू मनी मल्टीप्लायर से आता है मनी सप्लाई। तो इसको यहीं पे रहने दो, तो ये कहाँ चला जाएगा? इधर, करेक्ट। तो इसका एक और फॉर्मूला हो जाता है मनी सप्लाई अपॉन मॉनेटरी बेस। तो इसके दो फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिए, ये दोनों से सेम आंसर आता है, राइट, है ना। एक और चीज़, एक और फॉर्मूला होता है, वो हम कब बताएंगे? बाद में बताएंगे, अगले सेशन में वो आ जाएगा। एम आई क्लियर? चलिए, क्या मैं आगे बढ़ूँ? यस, मुझे जवाब चाहिए। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ गाइस? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? चलिए, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ गाइस? यस। ओके, डन। तो यहाँ पे आइए। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया क्रेडिट मनी कैसे जनरेट हो रहा है, ठीक है ना, बैंक्स की वजह से। ये इसका पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो पहले ये मैंने आपको बताया, एक बार मैं फुल स्क्रीन करके बता देता हूँ, अब बाद में नोट कर लें, ठीक है। पहले आपको मैंने ये चीज़ बताई, फिर मैंने आपको ये बताया कि कैसे आता है। ये बेटा इतना लॉजिक ना कहीं पे भी नहीं मिलेगा, कहीं पे बुक में लिखा ही नहीं है एक्चुअली लॉजिक, ठीक है। फिर ये एग्जाम्पल में मैंने आपको ये करके बताया, राइट। फिर मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी करके बता दिया। एम आई क्लियर? चलिए, तो इधर आइए, नेक्स्ट देखें। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है देखिए, बोलते थे कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, है ना। मैं पेज नंबर 8.7 पे आ गया, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। बोलते थे कॉन्सेप्ट ऑफ मनी हैज़ एक्सपीरियंस एवोल्यूशन फ्रॉम कमोडिटी टू मेटालिक करेंसी टू पेपर करेंसी टू डिजिटल करेंसी, है ना। जो मैं आपको पहले बता रहा था, एक्चुअली मैंने आपको जो बताया था ना, पहले था बार्टर एक्सचेंज, ठीक है ना। मैंने आपको पहले क्या बताया था? मैंने आपको बताया था पहले बार्टर एक्सचेंज, आ गया भाई, हाँ, बार्टर एक्सचेंज, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या बोला था मैंने? कमोडिटी मनी। एक्चुअली कमोडिटी मनी जो है ना, यहाँ पे कमोडिटी मनी वो क्या बोल रहे हैं? वो कमोडिटी मनी एक्चुअली बोल रहे हैं इसको, कमोडिटी मनी मतलब राइस, व्हीट, कॉटन। मतलब कि तुमको कुछ चाहिए तो उसके बदले हम तुमको राइस दे देंगे, तुमको कुछ चाहिए उसके बदले हम व्हीट दे देंगे, ऐसा। उसको बोल रहे हैं कमोडिटी मनी। और ये जो गोल्ड कॉइन वगैरह है ना, इसको क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं मेटालिक मनी। मेटालिक मतलब मेटल्स के रूप में, मेटल्स के रूप में जो है आपके पास, जैसे गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन दे रहे हैं चीज़ों के बदले। फिर क्या समय आया? फियाट मनी का, है ना, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स का। और अब क्या समय चल रहा है? अब समय चल रहा है बेटा डिजिटल मनी का। अब समय क्या चल रहा है? डिजिटल मनी, है ना। पेटीएम करो, तो अब क्या, अब तो पेटीएम करो। अब आपको अब तो तुम्हें कुछ फिजिकल नेचर में चाहिए ही नहीं हाथ में, तुम डायरेक्ट पेटीएम करो, डायरेक्ट यूपीआई से पेमेंट कर दो, डायरेक्ट बैंक में पैसा आ जाता है। यस और नो बताइए। तो ये था फियाट मनी, राइट। और पहले के मतलब अभी क्या चल रहा है? अब तो डिजिटल मनी चल रहा है।
आपके जो पेटीएम वगैरह ना उसमें भी वॉलेट्स होते हैं, वो वॉलेट में आपका पैसा रहा तो एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाता है, वो है ना डिजिटली। तो डिजिटल मनी जो है जैसे पेटीएम हो गया, राइट, पेटीएम हो गया, फिर अपना क्या बताऊँ, गूगल पे, राइट, गूगल पे, फ़ोन पे, एट्सेट्रा, ये सब क्या है बताओ, ये सब क्या है, ये सब आजकल के डिजिटल है। और अब तो क्रिप्टो करेंसी वगैरह भी आ गए है ना, इंडिया में नहीं चलता क्रिप्टो करेंसी, लेकिन क्रिप्टो जो है क्या बताइए, टेस्ला वगैरह जो है वो जो है वो एक्सेप्ट करता है क्रिप्टो अपने कार के बदले, बताओ। तो यार वो भी धीरे धीरे जो है, देखते हैं अभी आगे कब रिकॉग्नाइज होगा, फिलहाल इंडिया में लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं है क्रिप्टो, ठीक है ना। चलिए वापस आइए। तो बोलते पहले कमोडिटी मनी था, फिर मेटालिक करेंसी आया, फिर पेपर करेंसी आया, फिर डिजिटल करेंसी आया। बोलते हैं टेक्नोलॉजी, बोलते हैं एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू फॉर्म ऑफ मनी दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। देखिए ध्यान दीजिए। बोलते हैं आरबीआई हैज़ ऑल्सो बीन एक्सप्लोरिंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सीबीडीसी एंड इज करंटली एंगेज्ड इन वर्किंग टुवर्ड्स अ फेस्ड इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी, मतलब धीरे धीरे करके इंप्लीमेंट करेगा फॉर द इशुएंस ऑफ इट्स ओन सीबीडीसी डिजिटल रुपी। डिजिटल रुपी मतलब जैसे आपके पास, जैसे जैसे आपके पास 10 रुपए का नोट है ना, जैसे 10 रुपए का नोट होता है आपके पास या 100 रुपए का नोट होता हाथ में, वैसा अब मोबाइल में तुम्हारे पास 10 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, ऐसा मोबाइल में रहेगा। आपको समझ में आ रही बात है क्या बोल रहा हूँ। ये है सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये आने वाला है कॉन्सेप्ट आगे जाके। तो इससे क्या होगा, इससे जो है अगेन आरबीआई ये जितना मन चाहा उतना दे दिया लोगों को, ऐसा नहीं, इसके लिए बैकिंग रिजर्व्स वगैरह होने चाहिए, उसके हिसाब से ये इशू होगा डिजिटल रुपी, समझे। तो अब उन पे वो सब बैक एंड पे सब उस पर अभी काम चल रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, समझ में आया ना आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो उसमें ऐसा होगा कि मे बी तुम एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल से टच करोगे तो उसमें से इधर पैसा चला जाएगा, ऐसा इस तरीके का कुछ तो भी सिस्टम होगा उसमें, ठीक है। तो बोलते हैं रिजर्व बैंक ब्रॉडली डिफाइंस सीबीडीसी एज द लीगल टेंडर इशूड बाय सेंट्रल बैंक बट इन अ डिजिटल फॉर्म। जैसे अभी लीगल टेंडर सेंट्रल बैंक क्या नोट में दे रहा, वैसे यहाँ पे कैसे देगा, डिजिटल फॉर्म में आपको लीगल टेंडर मिल रहा है सब। बोलते हैं इट इज अकिन, अकिन मतलब रिलेटेड टू, है ना, सिमिलर टू, अकिन मतलब इट इज सिमिलर टू सॉवरेन पेपर करेंसी। सॉवरेन मतलब जो गवर्नमेंट, सॉवरेन मतलब गवर्नमेंट। बोलते हैं हमारे जो पेपर करेंसी है ना वही चीज़ है, बस ये डिजिटल फॉर्म में है ऐसा, बट इट टेक्स ए डिफरेंट फॉर्म एक्सचेंजेबल एट पार विद एग्जिस्टिंग करेंसी। मतलब कि समझो अगर मेरे पास 500 का नोट है, वो मैंने आपको दे दिया और आप मुझे 5 100 के वो डिजिटल सीबीडीसी भेज दो, ऐसा चलेगा, ऐसा भी चलेगा। तो ऐसा पर ये आने का है टाइम अभी। इट शैल बी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट इन विल बी लीगल टेंडर एंड सेफ स्टोर ऑफ वैल्यू। सीबीडीसी वुड अपीयर एज अ लाइबिलिटी ऑन द सेंट्रल बैंक बैलेंस शीट। जैसे सेंट्रल बैंक जो करेंसी छापता है वो भी लाइबिलिटी होती है सेंट्रल बैंक की, सीबीडीसी भी लाइबिलिटी होंगी ऐसे। तो कॉन्सेप्ट आने का है सीबीडीसी का, हम एक बार अगर थोड़ा सा इसके बारे में देखें, ठीक है ना। सीबीडीसी, सीबीडीसी जो है आरबीआई लॉन्चिंग डेट देखते हैं। लॉन्च भी हुआ है बोलते हैं, लेकिन उतना यूज़ नहीं हो रहा फिलहाल, है ना। देखो उसका पायलट, दे हैव लॉन्च्ड पायलट, पायलट का मतलब क्या होता है, मतलब कि अभी सैंपल तौर पे अभी ना वो उसको उसको थोड़ा चला रहे हैं, एकदम अभी फास्ट में वो चालू हुआ नहीं, ठीक है ना। तो देखते हैं, चलो जितने जल्दी आ जाए उतना अच्छा है। ये देखो पूरी तरीके से लॉन्च अभी तक नहीं हुआ, देखो क्या लिखा है, बोलते हैं इंडिया सीबीडीसी ट्रायल हैज़ मोर देन 5 मिलियन यूजर्स बट नो रश फॉर लॉन्च। मतलब आरबीआई जो है ना जल्दबाजी नहीं करना चाहता उसको पूरी तरीके से लॉन्च करने के लिए, ठीक है ना। तो अभी उसकी पूरी तरीके से लॉन्चिंग बची है, वरना आज भी अपन लोग वो चालू कर देते यूज़ करना, ठीक है। एंड फाइनली क्रिप्टो करेंसीज के बारे में भी आपने काफ़ी पढ़ा होगा, है ना, यूट्यूब वगैरह पे भी काफ़ी वीडियोस बनते रहते हैं इसके ऊपर, क्रिप्टो के ऊपर। बोलते हैं दे फेस सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव अनसर्टेनिटीज, है ना। बेटा क्रिप्टो का तो बहुत ही बकवास कॉन्सेप्ट है एकदम, है ना। जैसे देखो इस बात को समझो, हम जब किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं मार्केट से, क्यों खरीद रहे हैं, वो कंपनी के परफॉर्मेंस के बेसिस पे, कंपनी में एसेट्स भी पड़े हैं। अगर समझो कंपनी बंद हो जाती है
तो आपको कुछ ना कुछ तो पैसा मिलेगा। मतलब वो शेयर की वैल्यू सच में कुछ है, उसके बैकिंग में कुछ चाहिए हमें। आप समझे बात? जैसे आज 500 रुपए का नोट जब आरबीआई बनाता है तो उसके अगेंस्ट उनके पास कुछ रिजर्व्स भी है बैकिंग के लिए। आपको समझ में आ रहा है बेटा? क्रिप्टो करेंसी के बैकिंग के लिए कुछ होता नहीं, कोई एसेट नहीं होता। समझे बाद में क्या हो रहा हूँ? इसके बैकिंग में जब कोई एसेट ही नहीं है, मतलब हवा में क्रिएटेड है ऐसा समझे? इसके बैकिंग में कोई एसेट ही नहीं है, तो इसलिए बहुत से लोग जो है ना इससे दूर रहते हैं, इसमें इन्वेस्ट नहीं करते। हाँ ऑब्वियसली आज इसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ गई है, वो अलग बात है, पर वो सब क्या है बताओ? वो मतलब उसके बैकिंग में कोई एसेट है ही नहीं एक्चुअली। मतलब ये सिस्टम कभी भी गिर सकता है क्रिप्टो करेंसी का, और जब गिरेगा तो दन्नत से सबके पैसे डूब जाएंगे, जो बीच में हुआ भी था। तो समझ में आ रही बात है? और ये लीगली रिकॉग्नाइज भी नहीं है इंडिया में अभी तक। मतलब आप इंडिया में कोई भी चीज़ खरीदने के लिए क्रिप्टो करेंसी दे सकते हैं? हमारा कोर्स लेना था तो एक क्रिप्टो करेंसी दे दो, ऐसा होता है क्या? नहीं। बोलते हैं हेंस दीज आर नॉट कैटेगराइज्ड एज मनी। तो क्रिप्टो करेंसी मनी है क्या? नहीं। अच्छा, साथ ही साथ 2018 में आरबीआई हैड बार्ड बैंक्स और अदर फाइनेंशियल एंटिटीज फ्रॉम डीलिंग विद वर्चुअल क्रिप्टो करेंसीज, कि बैंक्स वगैरह भी इसमें काम नहीं कर सकते, इसके डीलिंग नहीं कर सकते। ठीक है भाई, डन है। आगे बढ़े नेक्स्ट। अगली बात है मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। मैं जो आपको बोल रहा था कि हमें इस यूनिट में सिखाएंगे कि मनी सप्लाई कैसे मेजर होता है। ध्यान दीजिए, बोलते हैं सिंस जुलाई 1935 आरबीआई हैज बीन कंपाइलिंग एंड डिसएमिनेटिंग मतलब शेयरिंग, डिसएमिनेटिंग का मतलब होता है शेयरिंग मॉनेटरी स्टैटिस्टिक्स, कि हमारे इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितना है ये बताते रहता है आरबीआई। कब से? 1935 से, है ना। बोलते हैं टिल 1967-1968 आरबीआई पब्लिश्ड अ सिंगल नैरो measure of money supply, that is old M1 currency plus demand deposits with bank, demand deposits held by the public। तो पहले 1967-1968 तक ओल्ड M1 है ना, तो M1 क्या है? मनी सप्लाई का एक मेजर है M1। तो पहले आरबीआई करेंसी का टोटल प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, इन दोनों का टोटल मार के बता देता था कि हमारे देश में कितना मनी सप्लाई है, बस। लेकिन फिर धीरे धीरे ना जैसे समय आगे बढ़ा तो हमें समझ में आया कि हमें इसमें ना और भी चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए ऐसा। ठीक है, ध्यान दीजिए। बोलते हैं फ्रॉम 1967-68 अब ब्रॉडर मेजर ऑफ मनी सप्लाई। मतलब पहले क्या था? पहले हमारी बहुत ही नैरो माइंड था हमारा, बहुत ही नैरोली हम देख रहे थे इस कॉन्सेप्ट को, मनी सप्लाई को। ज़्यादा चीज़ें कंसिडर नहीं कर पा रहे थे, ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच नहीं पा रहे थे। लेकिन बाद में हमने ब्रॉडर मेजर्स लेके आए, जिसको बोले हैं एग्रीगेट मॉनेटरी मेजर्स AMR, है ना, वर एडिशनली पब्लिश बाय आरबीआई अप्रैल 1977 से, फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ द सेकंड वर्किंग ग्रुप ऑफ मनी सप्लाई। ये सेकंड वर्किंग ग्रुप क्या होता है कि आरबीआई ने बेटा ऐसे वर्किंग ग्रुप्स बनाता है, आरबीआई ऐसे वर्किंग ग्रुप्स बनाता है जिसमें कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाता है और वो लोग फिर ज्ञान देते हैं कि मनी सप्लाई कैसे निकालना चाहिए। तो आरबीआई के जो सेकंड वर्किंग ग्रुप था उन्होंने रिकमेंडेशन दिया, उसके बिहाफ पे आरबीआई हैज़ बीन पब्लिशिंग डेटा ऑन 4 अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई डिनोटेड M1, M2, M3, M4 बिसाइड्स रिजर्व मनी। तो अगेन पहले के ज़माने में आरबीआई क्या करता था? सिर्फ ओल्ड M1 के बारे में बताता था। मतलब ओल्ड M1 मतलब M1 का पुराना फॉर्मूला, है ना। अब ये M0, M1, M2, M3, M4 क्या है? ये मनी सप्लाई के अलग अलग मेजर्स हैं। मनी सप्लाई जो है हम उसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। एक होता है M0, एक होता है M1, M2, M3, M4। ये चारों चीज़ों में, चारों पांचों चीज़ों में हम अलग अलग चीज़ों को कंसिडर करते हैं। इनमें क्या डिफरेंस है अभी बताऊंगा। तो हम बोलते हैं ना कि मनी सप्लाई मेजर कैसे होता है, यही है मनी सप्लाई। M1, M2, M3, M4 यही मनी सप्लाई है। ऐसा यही तरीका है मनी सप्लाई को मेजर करने का फिलहाल। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखो, पहली बात इसने जब बोली ना रिजर्व मनी एक्चुअली जिसे बोला M0, रिजर्व मनी होता है आपका हाई पावर्ड मनी या सेंट्रल बैंक मनी या बेस मनी, है ना। तो आरबीआई ने जो टोटल पैसा छापा है उसे रिजर्व मनी बोलते हैं, या सेंट्रल बैंक मनी या हाई पावर्ड मनी, इसे बोलते हैं M0। मतलब ये बेस है, ये मॉनेटरी बेस है, इसके हिसाब से, इसके वजह से M1, M2, M3, M4 निकल पाता है, इसके वजह से बाकी चीज़ें क्रिएट होती हैं। ऐसा बोलते हैं रिजर्व मनी डिटरमिन्स द लेवल ऑफ लिक्विडिटी। तो हमारे देश में रिजर्व मनी जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी है, मतलब उतना ज़्यादा कैश है हमारी इकोनॉमी में लोगों के पास। ऐसा एंड फाइनली इट ऑल्सो डिटरमिन्स द प्राइस लेवल। अगर रिजर्व मनी बहुत बढ़ जाएगा
तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, इससे इन्फ्लेशन आ सकता है। रिजर्व मनी कम तो मनी सप्लाई कम, इससे कॉन्ट्रैक्शन रिसेशन आ सकता है। इसलिए इसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, इसको मैनेज करना ज़रूरी है ताकि इकोनॉमी को हम स्टेबलाइज कर सके। मतलब अगर इन्फ्लेशन आएगा तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके, रिसेशन आएगा तो देश को रिसेशन से बाहर निकाल सके। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए अभी। तो यहाँ पे बात आती है बेटा सबसे पहले M0। तो M0 कैसे निकलता है, ध्यान दीजिए। इसका फॉर्मूला होता है करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। क्या रिजर्व मनी मनी सप्लाई है? नहीं, रिजर्व मनी है मॉनेटरी बेस, इसके हिसाब से मनी सप्लाई निकलता है। मनी सप्लाई हम चार अलग अलग मनी सप्लाई जो है उसके चार अलग अलग हमने क्या मेजर्स बनाए हैं, M1 M2 M3 M4। ये चारों में हम अलग अलग चीज़ों को कंसीडर करते हैं, तो चारों का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। ठीक है ना, रिलेटेड है चारों पर, तो चारों का फॉर्मूला अलग है। ठीक है, हाँ देखते हैं, बताऊंगा सब, इधर आइए। तो यहाँ पे मुझे बताइए सबसे पहले क्या है M0। M0 कैसा आता है, करेंसी इन सर्कुलेशन की टोटल कितनी करेंसी सर्कुलेट टोटल कितनी हो रही है, प्लस है ना, प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई। बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, जो बैंक्स का पैसा आरबीआई के पास पड़ा है, ये मनी सप्लाई में आएगा कि नहीं, ये रिजर्व मनी में आता है, मनी सप्लाई में नहीं आता। एंड बाकी जो भी अदर डिपॉजिट्स आरबीआई के पास पड़े हैं वो क्या रिजर्व मनी में आता है। ठीक है, तो याद रखें ये तीन चीज़ें सिंपल है, एज इट इज़ याद करना है आपको। आपको एमसीक्यू आ सकता है, ये तीन चीज़ों की वैल्यू दी रहेंगी, बोलेंगे कैलकुलेट रिजर्व मनी, ऐसा चिल्टू सवाल आएगा। आगे बढ़े, अब बात आती है सर M1 क्या होता है, सुनिए। तो M1 M2 M3 M4, M1 M2 M3 M4। M1 जो है ना बेटा, इसको बोलते हैं नैरो मनी। नैरो मनी क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये मनी सप्लाई का एक ऐसा मेजर है जिसमें हम ज़्यादा चीज़ों को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। और M3 को बोला जाता है ब्रॉड मनी। M3 को बोला जाता है ब्रॉड मनी। बेटा याद रखें, MCQ आता है, ठीक है ना। तो M1 क्या है, नैरो मनी। M3 को क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी। नैरो मनी जो है बेटा, ये होता है सबसे ज़्यादा लिक्विड, दिस इज मोस्ट लिक्विड। और M4 जो है ये होता है बेटा सबसे कम लिक्विड, ये है आपका लीस्ट लिक्विड। लीस्ट लिक्विड अमंग द फोर। तो मनी सप्लाई को मेजर करने के ही ये मेजर्स है, ये तरीके हैं मनी सप्लाई को मेजर करने के। M1 M2 M3 M4 ये चारों कनेक्टेड है एक दूसरे से, करेक्ट, लेकिन चारों में कुछ कुछ चीज़ें एडिशनल कुछ ऐड होती है, ठीक है ना, जो बाकी में नहीं है, इस तरीके से कुछ। ठीक है, बता रहा हूँ, सब बताऊंगा। बोलते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है M1 जो है ना बेटा, ये सबसे ज़्यादा लिक्विड मेजर होता है किसका, मनी सप्लाई का। अब मोस्ट लिक्विड का मतलब क्या है, मतलब कि बेटा M1 वाला जो पैसा, M1 वाला जो अमाउंट आएगा ना हमारे देश का, वो ऐसा पैसा है जो जो या तो कैश फॉर्म में है या बहुत जल्दी कैश फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। समझ में आ रहा है, मोस्ट लिक्विड का मतलब क्या है कि या तो ये जो अमाउंट आएगा M1 का वो ऑलरेडी कैश फॉर्म में है, या कैश फॉर्म में सबसे जल्दी बाकी मेजर से सबसे जल्दी कन्वर्ट हो सकता है। कंपेयर टू M2 M3 एंड M4, समझे ऐसा। इसका मतलब होता है मोस्ट लिक्विड होना। तो MCQ आएगा, आपको बोलेंगे बताओ ये चारों में से सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन सा है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन जल्दी, कौन से मेजर को हम जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा लिक्विड, इससे कम लिक्विड M2, इससे कम लिक्विड M3, सबसे कम लिक्विड होता है M4। तो बोलते हैं दिस इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं ये जो है ना, इट इज डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी के डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि ये सबसे ज़्यादा लिक्विड, इससे थोड़ा कम लिक्विड है, इससे थोड़ा कम लिक्विड है, इससे सबसे कम लिक्विड M4। फील आया मैं क्या बोल रहा हूँ, बताइए। यस, क्या फील आया क्या, कमॉन जल्दी बताइए, क्या आपको ये बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ, बताइए।
एम आई क्लियर? एम आई क्लियर गाइस? ठीक है, क्या ये आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जल्दी बताइए, सारे बच्चे बताएंगे, कमॉन। सारे बच्चे मुझे बताएंगे क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये एम सी का, तो नैरो मनी M1, ब्रॉड मनी M3। ठीक है, अब इसके फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है ना। तो M1 का फॉर्मूला क्या है बेटा? एकदम सिंपल है, घबराइए मत, मैं आपको अभी कभी याद करवा दूंगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। M1 है करेंसी विद द पब्लिक। देखो बात समझो, करेंसी इन सर्कुलेशन और करेंसी विद द पब्लिक में फर्क है। करेंसी इन सर्कुलेशन में टोटल पेपर करेंसी इन कॉइन्स आ जाएंगे, आते हैं सारे जो आरबीआई ने छापे हैं टोटल। इसमें से कितना पैसा पब्लिक के पास है, दैट इज करेंसी विद पब्लिक। समझे? तो M1 चालू होता है करेंसी विद पब्लिक। इसमें ऐड करो डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स। बैंक्स मतलब आपके ये जो बैंक्स डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं वो वाले है ना। तो डिमांड डिपॉजिट्स में क्या आता है? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एंड फाइनली क्या बताइए? अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। आखिरी क्या है? अदर डिपॉजिट्स विद व्हाट? अदर अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ठीक है ना? यस, मुझे बताइए। तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, आप सब जो क्या करेंगे, आप ना एक रफ पेज लेके बैठे, ठीक है, और आप मेरे साथ ये लिखे। अगर आप अभी लिखोगे ना तो अभी के अभी जो है आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों का डाउट है, मैं क्विकली लेता हूँ। सर ये सीबीडीसी जो है, सीबीडीसी क्या ये यूपीआई के जैसा होता है क्या? आंसर है नहीं बेटा। यूपीआई में क्या हो रहा है, आपके बैंक में जो पैसा पड़ा है एक बैंक से दूसरे बैंक में जा रहा है, ये यूपीआई है ना। सीबीडीसी क्या है बेटा? ये अपने आप में करेंसी है, डिजिटल करेंसी, समझा। यूपीआई कोई करेंसी नहीं है। यूपीआई कब वर्क करता है? जब तुम्हारे एक बैंक में पैसा है, तुम यहां से दूसरे बैंक में डाल रहे हो, किसी को पे कर रहे हो। सीबीडीसी ही अपने आप में करेंसी है। आप समझे क्या बात? जैसे बेटा आपका पेटीएम में वॉलेट होता है ना, पेटीएम वॉलेट, तुम पेटीएम वॉलेट में अलग से पैसा उसमें हो सकता है, वैसा सीबीडीसी का जो है अलग से सीबीडी, जैसे पेपर करेंसी है वैसे मोबाइल में तुमको करेंसी मिलेगी। तुमको समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? दैट इज सीबीडीसी। तो ये पूरी तरीके से अभी लॉन्च नहीं हुआ है, आरबीआई इसके ट्रायल्स अभी इसके चल रहे हैं, है ना। इसमें जो प्रॉब्लम्स वगैरह होगी, क्या बताइए, इसमें प्रॉब्लम्स जो होगी वो क्या करेगा बताओ? आरबीआई इसको रिजॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। इंडिया में कोई दो करेंसी नहीं होगी छोले भटूरे। बेटा जैसे मेरी क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन होती है ना, ऑफलाइन लेता नहीं मैं, पर सुन लो, जैसे समझो मैं मेरी क्लासेस ऑफलाइन भी ले रहा हूँ ऑनलाइन भी ले रहा हूँ, क्लास तो सेम ही है, पढ़ाऊंगा तो यही। वैसे आपके पास 100 रुपये का नोट हो या 100 रुपये का सीबीडीसी हो मोबाइल फ़ोन में, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। समझ में आया? आगे ऐसा भी कर पाओगे, आपकी 500 रुपये का नोट आपके पास रहेगा तो आप इसके बदले पाँच 500 के 500 के सीबीडीसी अपने पास रख सकते हो, इसके बदले आपको इसके बदले ये मिल सकता है ऐसा। आपको समझ में आया? करेंसी वही रहेगी, यही है 100 200 300 जो 100 200 500 जो भी है, बस सिर्फ वही जो चीज़ जो नोट फॉर्म में है वो मोबाइल फॉर्म में भी आपको मिल सकती है। ऐसा मोबाइल फॉर्म में भी आप रख सकते हो, समझा। आप डिजिटल फॉर्म में भी रख सकते हैं अलग से, ठीक है। चले आइए वापस। तो अभी उसका सिस्टम क्या है वो आरबीआई बाद में लाएगा, इसका कोई सेंस नहीं इस पर बात करके, इस पर कोई सवाल अलग से आना नहीं है, और ठीक है। चले वापस आइए, और क्या है, और कोई डाउट? इंटरनेट बैंकिंग भी अलग चीज़ है। इंटरनेट बैंकिंग क्या है? अगेन आप अपने बैंक के सारे डेटा को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग अलग चीज़ है ना। सीबीडीसी क्या है? ये अलग से आपको नोट, तो आप समझो समझो आप जो है किसी कंपनी में जॉब करते हो, है ना। तो आपने बोला भैया मुझे ना आप सैलरी जब दोगे ना तो मुझे समझो सैलरी 50,000 है, तो बोले 10,000 रुपये सीबीडीसी में दे दो और 40,000 रुपये कैश में दे दो। आपको समझ में आ रहा है बात? तो सीबीडीसी ही करेंसी, ऐसा वो बस पेपर का डिजिटल फॉर्म है ऐसा। चले वो बाद में जब आएगा तब आपको अपने आप तब और समझ में आ जाएगा, अभी कुछ उसका काम नहीं है। चले वापस आइए। तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखेंगे आप सब लोग। तो पहले लिखेंगे M0। M0 क्या होता है? रिजर्व मनी। तो रिजर्व मनी का फॉर्मूला क्या है जल्दी बताइए? रिजर्व मनी का फॉर्मूला क्या है, चलिए बताइए क्या था फॉर्मूला? अरे बोलो जल्दी, हेलो। करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स
बैंक का जो पैसा आरबीआई के पास पड़ा है वो, प्लस अदर डिपॉजिट्स। ये किस में आएगा बताओ? ये आएगा M0 में, रिजर्व मनी में। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं नैरो मनी की, है ना। अब हम बात कर रहे हैं नैरो मनी की। नैरो मनी मतलब क्या होता है? M1। ठीक है, ध्यान दीजिए। M1 क्या है? प्लीज मेरे साथ सब लोग लिखेंगे। अरे यार तुम लिख रहे कि नहीं? सब लोग लिख रहे कि नहीं? ये है करेंसी विद द पब्लिक, प्लस क्या बताइए? प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। जो भी डिमांड डिपॉजिट्स है बैंक के पास, मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जो लोगों ने ओपन करके रखे बैंक के पास, उसकी वैल्यू, प्लस आपका अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ये किस में आता है? ये आता है M1 में। चलिए पहले ये दो आप लिखो। ये आप लिखेंगे ना तुरंत याद हो जाएगा। जल्दी चलिए, फास्ट लिखेंगे एकदम। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट, अब M1 में क्या करूँ? मैं M1 में अभी, सुनो ध्यान से, मैं M1 में बेटा करूँगा दो डंडी। दो डंडी मारो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ M1 प्लस। अब अगर बेटा मैं M1, देखो पहले के ज़माने में क्या होता था, आज भी वो वैसे होता है कि आप बैंक में भी डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं और आप पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हो। तो M2 होता है कि सेविंग्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। मतलब आप अगर M1 में सेविंग्स डिपॉजिट, आप पोस्ट ऑफिस जो होता है ना, गवर्नमेंट का पोस्ट ऑफिस, वहां पे भी अपना सेविंग्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हो, ठीक है ना। तो सेविंग्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, अगर ये ऐड कर दो M1 में तो इससे आपको मिल जाता है M2। समझा? इससे क्या मिलता है? M2। ठीक है, सिंपल, आगे बढ़े। नेक्स्ट बात है फिर से M1, हाँ फिर से M1 में अब चेक करो, तुमने M1 में सिर्फ क्या लिया था? डिमांड डिपॉजिट्स बैंक वाले। अगर अब तुम M1 में बैंक के टाइम डिपॉजिट्स ले लेते हो, क्योंकि टाइम डिपॉजिट्स FD RD वगैरह पहले नहीं था, अब अगर ये ले लोगे तो टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स, अगर ऐसा करोगे
तो तुम्हें जो है बेटा मिलता है, क्या बताइए, तुम्हें इससे मिल जाएगा तुम्हारा M3। क्या मिलेगा तुम्हें इससे? मिल जाएगा, क्या बताइए, कौन जल्दी, तुम्हें इससे मिल जाएगा M3। करेक्ट है बात। और अब फाइनली M3 में, अब फाइनली तुम जब M3 में ऐड कर दोगे, देखो अब M3 क्या है बेटा, M3 एक ऐसा अमाउंट है जिसमें पोस्ट ऑफिस का कुछ भी नहीं आया। चेक करो, M3 जो है ये M1 से ही चालू हुआ। M1 में पोस्ट ऑफिस का कुछ था क्या? नहीं। क्या इधर पोस्ट ऑफिस का कुछ है? नहीं। समझे? तो M3 में अगर तुम पोस्ट ऑफिस के टोटल डिपॉजिट्स ऐड कर दो, यहां पे सिर्फ सेविंग वाले थे, पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग और क्या टाइम वाले होंगे। तो अगर तुम M3 में टोटल डिपॉजिट्स पोस्ट ऑफिस के ऐड कर देते हो तो जो तुम्हें मिलता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? M4। एकदम सिंपल बात है। तो अगर आप इसको ऐसा डायग्राम बना के करेंगे ना तो जल्दी याद हो जाता है। चलिए आप लोग जल्दी से मुझे बताएंगे, मैं टाइम दे रहा हूं आपको 1 मिनट। यहाँ पे एक बच्चा पूछ रहा था सर ये अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई में क्या आता है ना, जो M0 का भी पार्ट है, M1 का भी पार्ट है ना। तो अदर डिपॉजिट विद आरबीआई में क्या आता है एक बार लिख लो, है ना। वैसे ये काम का नहीं है, एज इन आपको पूछेगा नहीं इंस्टीट्यूट की इसमें क्या आता है, पर आपके नॉलेज के लिए सुन लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके डिपॉजिट्स आते हैं, डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स विथ आरबीआई, मतलब दूसरे कंट्री के जो सेंट्रल बैंक्स है ना, उनका जो डिपॉजिट है आरबीआई के पास, उनका कुछ पैसा हो सकता है आरबीआई के पास, ऐसा है ना। एंड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कुछ होंगे, उनका अगर कोई डिपॉजिट है आरबीआई के पास तो वो ऐसा, ठीक है ना। तो ये कोई काम का देगा, तुमको मैंने बता भी दिया तो भी तुम क्या बताओ, इसको कोई याद रखने वाले हो नहीं, ठीक है ना। चले वापस आइए। हाँ, यहाँ पे लिख दो एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। कहाँ पे? यहाँ पे एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब ये एनएससी क्या होता है देखें, बोलते हैं एनएससी को ना हम मनी सप्लाई में काउंट करते ज नहीं। क्यों? क्योंकि एनएससी को कैश में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सालों बाद होता है, इसमें बहुत बड़ा लॉक इन पीरियड होता है ना। तो आइए एक बार देखते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या है। अगेन ये काम का नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ, पर अभी है तो आपको बता रहा हूँ मैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये देखो देखो, बोलते हैं इट इज अ सेविंग्स बॉन्ड स्कीम दैट एंकरेजेस सब्सक्राइबर्स प्राइमरली स्मॉल टू मिड इनकम, स्मॉल टू मिड इनकम इज इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट वाइल सेविंग और इनकम टैक्स अंडर 80C, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या है कि आप गवर्नमेंट के पास क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट से को पैसा दोगे, उसके बदले उनसे सेविंग्स बॉन्ड आप लोगे, मतलब एक बॉन्ड लोगे उनसे, ऐसा है ना, जैसे डिबेंचर बॉन्ड होता है ना वैसा। तो आप क्या करोगे, गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं, उनसे सेविंग्स बॉन्ड तुम्हें मिल रहा है कि तुमने पैसा इतना पर्टिकुलर पैसा सेव करके रखा है किसके पास, गवर्नमेंट के पास, ठीक है। यहाँ पे जनरली बेटा इसका 5 साल का, क्या बताइए, जनरली इसका मेच्योरिटी पीरियड 5 साल का होता है, मिनिमम 5 साल का। मतलब इसमें जो तुम पैसा लगाते हो 5 साल बाद ही उसमें से निकाल सकते हो ऐसा,
ठीक है ना, किसमें, एनएससी में। तुम जितना पैसा एनएससी में डालोगे ना उतना अमाउंट का तुम्हें 80C सेक्शन 80C में तुम्हें इनकम टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन अपर लिमिट होती है 1.5 लाख, है ना। तो अगर तुमने समझो 10 लाख रुपए कमाए, तुमने 1.5 लाख रुपए एनएससी में डाल दिए, तो तुम्हें 8.5 लाख रुपए पे ही इनकम टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा होता है। ठीक है, चलिए छोड़िए। तो ये पॉइंट क्या है मेरा, बताओ एनएससी में पॉइंट क्या है हमारा, कि हमने क्यों इसे एक्सक्लूड किया। एनएससी का अकाउंट पोस्ट ऑफिस वगैरह के साथ भी आप चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो एनएससी जो है ये क्यों एक्सक्लूड कर रहा हूं मैं टोटल पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स में से, क्योंकि बेटा ये 5 साल के पहले चाह के भी पैसा नहीं निकाल सकता अब इसमें, तो मतलब इसलिए इसको मनी सप्लाई में काउंट कर ही नहीं रहे हैं, ऐसा तो ये लॉजिक है। पर अब क्या है, अपने को इसको सिर्फ याद रखना है, सिंपल बात है। चलिए तो एक बार फिर से करेगा, देखिए पहली बात है रिजर्व मनी। रिजर्व मनी मतलब क्या, हाई पावर्ड मनी या मॉनेटरी बेस, क्या है, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, क्या है, M0 होता है। बैंक का पैसा कितना आरबीआई के पास है वो इसमें M1 से अलग चीज़ है ना, क्योंकि M1 में डिमांड डिपॉजिट्स है, लोगों के डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। यहाँ पे क्या है, बैंक वालों का जो पैसा आरबीआई के पास है वो है। दूसरा फर्क है M0 M1 में, यहाँ पे करेंसी इन सर्कुलेशन है, यहाँ पे करेंसी विद द पब्लिक है। करेंसी इन सर्कुलेशन में पूरी सारी करेंसी आ जाती है टोटल, और इसमें आती है सिर्फ वो करेंसी जो पब्लिक के पास है, ऐसा। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये है M0। M1 क्या है, करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, क्या है M1। अब M1 के दो मतलब दो डंडी मारेंगे नीचे। M1 में सिर्फ सेविंग्स डिपॉजिट ऐड करो पोस्ट ऑफिस का तो M2 आ जाएगा। फिर दूसरे डंडी के नीचे M1 में आप सिर्फ टाइम डिपॉजिट बैंक के ऐड करो, FD RD वाला पैसा, तो M3 आ जाएगा, इसे ब्रॉड मनी बोलते हैं। और M3 में जब आप टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस ऐड कर देते हो तो M4 आ जाता है। क्या सिंपल है क्या, मुझे बताइए। तो आपको MCQ इसमें से आ सकता है ना, फॉर्मूला पे आ सकता है, या आपको कुछ वैल्यूज दी रहेंगी, बोलेंगे आपको इसमें कुछ वैल्यूज दी रहेगी तो आपको बताएंगे, आपको कुछ वैल्यूज देंगे, बोलेंगे M2 निकालो, M3 निकालो, ऐसा, समझे। हाँ डन है बात, मुझे बताइए, कम ऑन जल्दी। क्या यहाँ तक बात डन है, सिंपल बात है, ठीक है। तो ये हो गया M1 M2 M3 M4। अब ये देखो आपके, देखो नोट्स, टोटल नोट कितने हैं सर्कुलेशन में, टोटल रुपी कॉइन कितने हैं, टोटल स्मॉल कॉइन मतलब सब्सिडियरी कॉइन्स, 54 58 वो, है ना। इन ये होता है बेटा आपका करेंसी इन सर्कुलेशन। अब ये करेंसी इन सर्कुलेशन में से जब मैं माइनस कर देता हूं कि बैंक के पास कितना कैश है, क्योंकि बैंक के पास जो कैश पड़ा है वो हो जाएगा मनी विद द प्रोड्यूसर ऑफ मनी। तो कितना पैसा बैंक के पास कैश में पड़ा है, बैंक इज नॉट पब्लिक, है ना। तो हम जो टोटल ये है हमारा करेंसी इन सर्कुलेशन, इसमें से कैश इन हैंड विद बैंक्स जब हम माइनस कर देते हैं तो हमें मिलता है करेंसी विद पब्लिक। तो अगर किसी का सवाल है कि सर करेंसी इन सर्कुलेशन करेंसी विद पब्लिक में क्या फर्क है, ये फर्क है, ठीक है। याद रखा, ये बुक में इंस्टीट्यूट ने दिया नहीं है अभी, पहले CA इंटर में दिया था, वो भी क्वेश्चन में दिया था, तो मैंने यहाँ पे फिर भी डलवा दिया आपके नॉलेज के लिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में आपको दिया है, M1 जो है सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है, M4 लीस्ट लिक्विड होता है, MCQ आएगा बेटा, याद रखें, मैंने बता दिया इसको, ठीक है। मतलब M1 वाला जो अमाउंट होगा ना उसको एकदम जल्दी कैश में कन्वर्ट कर पाएंगे, पर M2 में क्या है, सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस से पैसा निकालने थोड़ा सा टाइम लगता है कंपेरेटिवली। फिर M3 टाइम डिपॉजिट, अरे जो टाइम डिपॉजिट्स है बैंक्स में वो तो और टाइम लगेगा उसको विड्रॉ करने में, कैश में कन्वर्ट करने में, इसलिए ये M2 से भी कम लिक्विड है। और M4 तो सबसे कम लिक्विड है, इसमें बैंक के टाइम डिपॉजिट भी आ गए और पोस्ट ऑफिस के टोटल डिपॉजिट आ गए, तो इसको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा कैश में कन्वर्ट करने में, इसलिए ये लीस्ट लिक्विड है, समझा। अरे यार बोलो जल्दी आगे बढ़े। अदर डिपॉजिट्स विद RBI एक्सक्लूड्स दोज हेल्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब अगर गवर्नमेंट का कुछ डिपॉजिट होगा RBI के पास तो वो अदर डिपॉजिट विद RBI में आएगा नहीं। आगे बढ़े, बोलते हैं M0 M1 में क्या फर्क है। देखो बैंक रिजर्व्स, बैंक का जो पैसा RBI के पास है वो M0 में आता है पर M1 में नहीं आता, करेक्ट। और बैंक के जो डिपॉजिट्स है, लोगों ने जो पैसा बैंक में डिपॉजिट किया, सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट, वो M0 में नहीं आता पर M1 में आता है, समझा। ये डब्बा भी मैंने अलग से ऐड करवाया है, आपके बुक में नहीं दिया, ठीक है ना। चलो डन है बात यहाँ तक। अब इंस्टीट्यूट ने बेटा ये जो चीज़ है ना,
ये आपके स्टडी मटेरियल में नहीं डाली, लेकिन जो अलग से नीचे जो रहता ना, वो क्या बोलते हैं उसको, समरी दी रही थी चैप्टर के बाद, उसमें ये दिया हुआ है। पहले सीए इंटर में ये कोर्स का ही पार्ट था, पर मेन बुक से, अभी सीए फाउंडेशन के मेन बुक से इसको इन्होंने हटा दिया है। तो इसको सिर्फ याद रखने के लिए हम इसको लिख लेंगे, इसको याद करेंगे, ठीक है ना। पर इसकी बातें नेक्स्ट क्लास में करता हूं। इसमें हमें बहुत टाइम पास नहीं करना है, बस इसको एक रीड मार के जाएंगे फॉर्मूला को, कि आपको बस पता होना चाहिए, बाकी नहीं, बाकी कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए डन है। तो आगे की चर्चा कब करेंगे बताओ, हम हमारे अगले सेशन में। आई होप कि आपको मजा होगा। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। मिलते हैं गाइस हमारे अगले सेशन में। बाय बाय, मिलते हैं, ठीक है ना, बाय बाय।